metal removal will be the metal cutting. So this is the forming process or the zero process. That welding is metal adding, additional process. अच्छा क्या बोल रहे हो, वेल्डिंग या बेंडिंग? वेल्डिंग रिमूवल कैसे हो जाएगा? वेल्डिंग क्या थी नितेश जी? वेल्डिंग क्या थी? ये था ना, एक पार्ट से दूसरे पार्ट को ऐड कर रहे थे विद द हेल्प ऑफ फिलर मेटल। तो ये चीजें क्या है, ये वेल्डिंग ही तो हो रही है, इस चीज को जोड़ना बोलते हैं ना कि रिमूव करना। रिमूविंग में क्या होगा, चिप निकलेगी, मेटल कटिंग होगी, ठीक है। तो दिस इज द एडिशन प्रोसेस एंड जो मेटल रिमूवल है वो हमारे क्या है, मेटल कटिंग, ठीक है, मेटल कटिंग, ठीक है। तो फॉर्मिंग प्रोसेस द जीरो प्रोसेस, जीरो प्रोसेस इसमें मेटल ऐड नहीं होगा। जैसे कि हमारे पास रोलिंग, रोलिंग क्या है हमारा, फॉर्मिंग प्रोसेस है। फोर्जिंग फॉर्मिंग प्रोसेस है। एक्सट्रूजन फॉर्मिंग प्रोसेस है। ड्राइंग फॉर्मिंग प्रोसेस है। अब मेरा मकसद क्या होगा आपको समझाना, इन चीजों का सिर्फ और सिर्फ आपको फिगर माइंड में बैठ जाए कि हाँ एक्सट्रूजन क्या है, रोलिंग क्या है, फोर्जिंग क्या है और ड्राइंग क्या है। बस इन चीजों को आपको माइंड में बैठाना है, ठीक है। जबकि ये है क्या, फॉर्मिंग प्रोसेस के तरीके, ठीक है। कुछ कुछ एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा चीजें जो कि आपके कभी इंडस्ट्री में यूज हो सकती हैं, कुछ टर्मिनोलॉजी होती हैं जो जिसमें आप कंफ्यूज रहते हैं, तो वो मैंने टर्मिनोलॉजी अपनी स्लाइड्स में ऐड की हुई है, तो इन चीजों को आप देख लेना, ठीक है। एक सेकेंड, ठीक है। कभी कभी क्या वर्ड आते हैं, इंडस्ट्री के वर्ड है ये, ठीक है, क्वेश्चन आए ये जरूरी नहीं, इंडस्ट्रियल वर्ड है क्या। एक होता है इनगोट, इनगोट को देखो कैसा होता है। मैंने कहा ना कि मुझे आपकी वर्डिंग पर ज्यादा ध्यान नहीं देना, मुझे आपको सिर्फ सेंस देना है, ठीक है। और यहीं से हम अपना ये पूरा इतना बड़ा चैप्टर और आज ही खत्म कर लेंगे, ठीक है, विद इन 2 आवर्स आराम से खत्म हो जाएगा। बस आपको देखना है इनगोट क्या है, ऐसे बड़े बड़े लट्ठे दिख रहे हैं। डेफिनेशन पढ़नी है, बिल्कुल पढ़ लो, ठीक है। मैंने डेफिनेशन दी हुई है, इट इज द फर्स्ट सॉलिड फॉर्म ऑफ द स्टील। जो आपने ये बनाया, और ये कहां से बनाओगे, ये कास्टिंग से बना सकते हो, बड़े बड़े लट्ठों की कास्टिंग हो रही है, ठीक है। तो ये हमारे पास ऐसे लट्ठे बन रहे हैं, मतलब कुछ ना कुछ एक शेप बन के आ रही है, तो कास्टिंग में तो आ रही होगी, ठीक है। इससे अगला क्या है, ब्लूम, मतलब ये छोटा है इससे, इनगोट से ब्लूम क्या होगा, छोटा होगा। उसका जो साइज है वो क्या है, ये है 6x6 इंचेस। कैसा 6x6 इंचेस, ये वाला जो क्रॉस सेक्शन है इसका, वो 6x6, ठीक है। उसके बाद ब्लूम से बनेगा क्या, विलेट। मैंने आपको जब मेटल कटिंग बताया था तो उसमें मैंने एक चीज समझाया था कि मशीनिंग होने के लिए पहले आपको एक प्री फॉर्म्ड ब्लैंक चाहिए होता है। और प्री फॉर्म्ड ब्लैंक कब बनेगा, इसकी क्या डायरेक्टली लेथ पर यूज करोगे, नहीं, आप लेथ पर क्या यूज कर सकते हो, बिलेट्स, ठीक है, अगर इस साइज का आपको सर्कुलर चीजें बनानी है तो, ठीक है। और अगर रोल कराना है तो अपना स्लैब हो गई, ठीक है। तो ये चीजें आपने ब्लूम बनाया 6x6 का, उसके बाद बिलेट बनाया। बिलेट क्या है, 1.5 इंचेस का, ठीक है, 1.5 इंचेस का। ये है 1.5 इस साइड, 1.5 इस साइड, तो छोटे छोटे दिख रहे हैं, 1.5 इंचेस है। तो इट इज ब्लेड। एंड स्लैब क्या होगी, स्लैब इस तरह की प्लेट है जिसमें क्या होगा, 10 इंचेस एक साइड और 1.5 इंचेस एक साइड। ये रेक्टेंगुलर है जबकि ये स्क्वायर है 1.5 का। ये 10 इंच का और 1.5 का रेक्टेंगुलर है, दिस इज द स्लैब। तो ये वर्डिंग यूज होती है कहाँ, इंडस्ट्री में, ठीक है। ऐसे ही प्लेट, शीट एंड स्ट्रिप में क्या डिफरेंस होता है, प्लेट, हाँ बिल्कुल, प्लेट, शीट एंड स्ट्रिप, ठीक है। यहां पर आपको मैंने चीजें बताई हुई हैं, इन चीजों को आप रख लेना। क्या 5 mm याद रखना, ठीक है। प्लेट क्या है, इट इज द प्रोडक्ट विद थिकनेस ग्रेटर देन 5 mm, ठीक है। इसको हम बोल देते हैं प्लेट। जिसकी थिकनेस क्या होगी, 5 mm से ज्यादा होगी, दैट इज द प्लेट। शीट क्या है, जिसकी 5 mm से 600 mm के बीच में होगी, दैट इज द शीट, ठीक है। ये क्या है हमारी, विथ थिकनेस लेस देन 5 mm एंड विथ इज ग्रेटर देन 6 mm। ये हमारे पास क्या है, लेस देन 5 mm, ठीक है, एंड विथ इज ग्रेटर देन 600 mm। 600 mm is greater width is greater than 600 mm। स्ट्रिप क्या है, स्ट्रिप हमारे पास द प्रोडक्ट विच इज हैविंग थिकनेस इज लेस देन 5 mm, मतलब थिकनेस तो दोनों की सेम दिखेगी, थिकनेस तो दोनों की सेम दिखेगी, बट विथ क्या होगी, विथ में 600 mm से वो छोटी होगी, तो उसे हम बोलेंगे स्ट्रिप, उसे हम बोलेंगे स्ट्रिप। इट इज लेस देन 600 mm और इट इज ग्रेटर देन 600, ठीक है। सीट क्या है, ज्यादा चौड़ी है, स्ट्रिप कम चौड़ी है। सीट और स्ट्रिप क्या है, थिकनेस की ऑलमोस्ट सेम, 5 mm से छोटी छोटी, अगर 5 mm से बड़ी है तो क्या, प्लेट, ठीक है। तो छोटी छोटी चीजें हो गई, क्योंकि इनमें थोड़ा कंफ्यूजन रहता है शीट और प्लेट में क्या डिफरेंस है, तो इंडस्ट्री बेसिस पर आपको समझ में आना चाहिए। प्लास्टिक डिफॉर्मेशन क्या है, सॉम में भी हमने पढ़ा हुआ है, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, जहां पर परमानेंट डिफॉर्मेशन आना शुरू हो जाए। तो जो फॉर्मिंग पार्ट है, जो फॉर्मिंग पार्ट है वो परमानेंट डिफॉर्मेशन में है या नहीं, मैंने उस टाइम पर समझाया भी था आपको, शायद याद होगा जब मैंने आपको ये
स्टैटिस्टिशियन कर्व समझाया था तो बताया भी था। परमानेंट डिफॉर्मेशन को हम पढ़ते हैं सिर्फ प्रोडक्शन में, ठीक है। तो प्रोडक्शन में हमारा ये वाला पार्ट जो होता है फॉर्मिंग का, वो हमारे प्लास्टिक डिफॉर्मेशन से डील करता है। हमें चाहिए होता है, हमें ऐसा डिफॉर्मेशन क्या होता है, चाहिए होता है। मेटल कटिंग में क्या चाहिए था, ऐसा नहीं। मेटल कटिंग में चिप को चाहिए था, वर्क पीस को नहीं चाहिए था। यहाँ पर आपका फॉर्मिंग में वर्क पीस को ही प्लास्टिक डिफॉर्मेशन में लेके जाना पड़ेगा। तो अगर किसी चीज को आप प्लास्टिक डिफॉर्मेशन में लेके जाओगे तो प्रॉपर्टी चेंजेस होंगी, है ना। बस तो ये थोड़ा थोड़ा अब इनको व्यू में लेके चलना है। समझ में आ रहा है, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन क्या, परमानेंट डिफॉर्मेशन में आ जाना। इलास्टिसिटी अब गायब हो गई, प्लास्टिसिटी आ गई, ठीक है। तो यहीं से हमारी जो प्रॉपर्टीज चेंज हो रही हैं, तो वहीं पर एक सबसे पहली प्रॉपर्टी आती है रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर। रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर क्या होता है, रिक्रिस्टलाइज करना किसी चीज को, मेल्ट नहीं करना है। अपने माइंड में मेल्ट मत लेके आना, रिक्रिस्टलाइज करो अपने माइंड में। बस रिक्रिस्टलाइज किया, आपको याद होगा क्रिस्टल्स जो होते हैं वो कुछ इस तरह के होते हैं, ग्रेन्स, ठीक है। ये मैंने मटेरियल साइंस में रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर बताया भी है, अगर शायद थोड़ा याद हो तो, ठीक है। अलग अलग हो गई, स्ट्रक्चर क्या है हमारे इसके अलग अलग। कहां से ये वीक है, यहाँ से ग्रेन बाउंड्री से वीक है ना। अगर मैंने आपसे बोला कि ये जो मेरा क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स हैं, क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स क्या है हमारे पास, ये कुछ ऐसे हैं, ये कुछ ऐसे हैं, ये मेरी ग्रेन्स हैं जो कि इस तरह से आपको दिख रही हैं ऐसे। ये ग्रेन्स है मेरी जो इस तरह से आपको दिख रही हैं, ये वाली मेरी ग्रेन्स है। इनका जो क्रिस्टल बन के आ रहा है, मतलब ग्रेन से ही क्या है, छोटे छोटे ग्रेन को मिला के क्रिस्टल बनता है। ये जो क्रिस्टल्स जो स्ट्रक्चर बन के आ रहे हैं, वो हमारे कब चेंज हो रहे हैं, कौन से टेम्परेचर पर चेंज हो रहे हैं, कौन से, हाँ यही हमारा क्या है, रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर। रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर ऑलमोस्ट कितना होता है, ना 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 ना, आप 723 किसके लिए बोलोगे, सिर्फ और सिर्फ, हाँ स्टील के लिए, है ना, स्टील के लिए। आप इसको क्या बोलोगे, जनरल जो हर एक मटेरियल के रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर होगा वो होता है Rx इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 0.4 से लेके 0.5 TM तक। ये TM क्या है, उस पर्टिकुलर मटेरियल का मेल्टिंग पॉइंट। तो अब आप समझ सकते हो कि यहाँ रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर पर मटेरियल मेल्ट नहीं होगा, कुछ भी हो, एल्यूमिनियम हो या कॉपर हो, कुछ भी हो, ठीक है। आपके पास क्या होगा कि ये जो है, अगर मान लीजिए एल्यूमिनियम का टेम्परेचर कितना है मेल्टिंग होने का, 2000 है एग्जांपल के तौर, इतना नहीं होगा, 2000 है। तो 2000 से आपने क्या किया कि अराउंड 1000 पर अगर एल्यूमिनियम को चेंज किया, तो वो अभी क्या है, सॉलिड ही है, मेल्ट नहीं हुआ है, बट उसमें क्रिस्टल्स जो है वो चेंज होने शुरू हो गए, ठीक है। नहीं, ये ही तो वो क्राइटेरिया है जो ये बताता है कि इसके ऊपर गए तो हॉट और इससे नीचे गए तो कोल्ड। उस पर कुछ नहीं है, क्योंकि उस पर का सेंस ही क्या है, उससे अगर थोड़ा एडजस्ट, देखो मैंने आपसे हमेशा बोला है कि एडजेसेंट की बात होती है ना। इससे अगर इधर जा रहे हैं तो एडजेसेंट राइट, इससे एडजेसेंट लेफ्ट। एग्जैक्टली कभी ये चीज अचीव ही नहीं कर सकते, तो इससे या तो इधर या उधर, ठीक है ना। हाँ, तो वो चीज हम बोल देते हैं, ठीक है। तो रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर से ऊपर हमारी हॉट वर्किंग है, नीचे हमारी कोल्ड वर्किंग है। और अगर हम प्रैक्टिकली चीजों को देख रहे हैं तो प्रैक्टिकली ऐसा है ही नहीं कि हम इस रेंज की बात करें, क्योंकि इस रेंज में हमारी हॉट भी हो सकती है, कोल्ड भी हो सकती है। किधर की तरफ से लेके आ रहे हो, अगर ऊपर से, अगर आपने पहले से किसी चीज को बहुत ज्यादा हॉट कर दिया, मतलब वो 723 की जगह पहुंच जाती है 900 पर, फिर उसे ठंडा कर रहे हो, ठंडा करते हुए ला रहे हो, तो 723 पर क्या होगा, हॉट वर्किंग। गर्म करते हुए जा रहे हो, ठंडे से गर्म करते हुए जा रहे हो, तो क्या होगी, कोल्ड वर्किंग। ये चीज मैंने कहा समझाई थी अभी। जहां भी कंफ्यूज हो, जिधर से जा रहे हो उधर से फंक्शन पकड़ा करो, ट्रांजिशन। जहां कंफ्यूज हो ना प्रैक्टिकली, तो ट्रांजिशन के हिसाब से जाया करो, क्योंकि कोई भी चीज ट्रांजिशन में फिक्स चीजें होती ही नहीं है। ट्रांजिशन में या तो इधर वाला इफेक्ट दिखता है या इधर वाला इफेक्ट दिखता है। अगर इधर से आ रहे हो, ज्यादा गर्म पहले ही कर दिया, उससे ठंडा करते हुए ला रहे हो, तो हॉट वर्किंग है। इधर से गर्म करते जा रहे हो नॉर्मल टेम्परेचर से, तो वो कोल्ड वर्किंग होगा, अगर आप एग्जैक्टली 723 पर पूछना चाह रहे हो तो, ठीक है। तो प्रोसेस कैसा जा रहा है उससे, उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो 0.4 से लेके 0.5 के हिसाब से होता है आपका रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर, ठीक है। और यहाँ पर ये कुछ कुछ वर्ड्स हैं। कोल्ड वर्किंग, कोल्ड वर्किंग, अब मैंने, हाँ कोल्ड वर्किंग पहले बता देता हूँ, ठीक है। उसके बाद आप ये चीजें छोटी छोटी प्रॉपर्टी पढ़ लेना, जनरली पूछी नहीं गई है आपसे, ठीक है। कोल्ड वर्किंग की प्रॉपर्टी क्या है, तो बस ये पूछा रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर से ऊपर होती है नीचे होती है, ठीक है। तो कोल्ड वर्किंग क्या है, कोल्ड वर्किंग वो प्रोसेस है, बस थोड़ा सा मुझे सेंस बताना है आपको। कोल्ड वर्किंग वो टेक्निक है, वो प्रोसेस है फॉर्मिंग का। ये कोल्ड वर्किंग क्या है, कोल्ड वर्किंग एक, कोल्ड वर्किंग को क्या बोलोगे आप, कोल्ड वर्किंग एक पर्टिकुलर स्टेट है, ठीक है, यह स्टेज है,
कौन सा प्रोसेस लेके चल रहे हो, वो प्रोसेस हो गए हमारे अलग, और वो किसके अंदर आएंगे, फॉर्मिंग के अंदर। समझो, कोल्ड वर्किंग एक स्टेज है। कोल्ड वर्क करना किसी चीज को, जैसे बोलते हैं ना कोल्ड वर्कड है ये वर्क पीस, तो वो कोल्ड वर्कड क्या होगा, वो कोल्ड वर्कड मेरा रोलिंग हो सकता है, वो कोल्ड वर्कड मेरा एक्सट्रूजन हो सकता है, वो कोल्ड वर्कड मेरा फोर्जिंग हो सकता है ना, वो कुछ भी हो सकता है। कोल्ड वर्कड मेरा वायर ड्राइंग हो सकता है। तो कोल्ड वर्कड क्या है, आपकी मटेरियल की कंडीशन, जबकि प्रोसेस कौन सा है, वही फॉर्मिंग के जो 4 प्रोसेस में जनरली लेके चला। ठीक है, तो कोल्ड वर्क मतलब कंडीशन क्या है वर्क पीस की, कंडीशन क्या है, क्योंकि आपके मन में अगर आएगा, जैसे आपको रोलिंग पता है, तो अगर मान लीजिए कोई गर्म मटेरियल है तो उसको रोल कैसे करोगे, रोलिंग समझते हो, रोलिंग क्या होता है, इसके बीच में से किसी एक थिक प्लेट को निकाल के थिन करना, ये रोलिंग होता है। अभी रोलिंग में थोड़ा सा दिखाऊंगा ये फोटो, ये रोलिंग होता है। अभी जरा इस प्रोसेस में अगर ये गर्म मटेरियल है, मेल्ट नहीं गर्म मटेरियल है, तो क्या होगा, ये इजीली रोल होगा या टफ होगा, मतलब इसको इजीली कर सकते हैं, बहुत ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी, इजीली कर सकते हैं। तो वही जो वर्क पीस की कंडीशन है, उसे हम बोल रहे हैं कोल्ड वर्कड है वो या हॉट वर्कड है। अब हॉट वर्कड एंड कोल्ड वर्कड को पहले माइंड में क्लियर करो, ये चीजें क्या है। कोल्ड वर्कड वो है जो कि रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर से कम पर हम वर्किंग करा रहे हैं, क्योंकि इसका टेम्परेचर कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए अगर आप रूम टेम्परेचर पर कर रहे हैं, ये क्या है हमारा 25 डिग्री सेंटीग्रेड रूम टेम्परेचर है, आपने एल्यूमिनियम का एक लट्ठा उठा लिया और उसको आप ऐसे रोल करा रहे हो, है ना, पतला बना रहे हो। एल्यूमिनियम फॉइल होती है, पतली पतली कर करके ये ऐसे बनती है वो। ठीक है, तो अब जरा सोचो कि जो आप एल्यूमिनियम की रोलिंग करा रहे हो, मान लीजिए टेम्परेचर है उसका 25, छू के देख रहे हो 25 है, उसको आपने इसके नीचे से गुजारा, तो अब बताओ ये कौन सा होगा, वर्क पीस की कंडीशन क्या है, कोल्ड वर्कड है या हॉट वर्कड है। 25 डिग्री सेंटीग्रेड, अभी एल्यूमिनियम का टेम्परेचर कितना होगा, अराउंड एंड अराउंड 700 या 800 के आसपास मेल्टिंग पॉइंट मान लेते हैं 800 या 1000 मान लो, चलो या 1200 मान लो मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, तो मेल्टिंग पॉइंट अगर 1200 है तो उसका रिक्रिस्टलाइन टेम्परेचर में 600-700 मान लो फिलहाल के लिए, 600-700 हो गया रिक्रिस्टलाइन टेम्परेचर। अब ये बताइए 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर रिक्रिस्टलाइन टेम्परेचर पहुंच गया या नहीं, 25 डिग्री पर, 25 डिग्री पर है एक्चुअल में, क्या वो रिक्रिस्टलाइज हो गया, क्या रूम टेम्परेचर पर एल्यूमिनियम रिक्रिस्टलाइज हो गया, नहीं ना। रूम टेम्परेचर पर ये यहाँ पर एल्यूमिनियम रखा है, ये अपने आप से रिक्रिस्टलाइज होता जा रहा है, स्टील ही मान लो ये रिक्रिस्टलाइज हो गया 25 पर, नहीं ना, जिसके एटम जैसे हैं वैसे ही तो हैं, जिसके एटम जैसे हैं वैसे ही हैं, ये रिक्रिस्टलाइज तो नहीं हुआ ना। इसका मतलब क्या हुआ कि आपने अगर किसी वर्क की रूम टेम्परेचर पर वर्किंग की, कौन सी वाली वर्किंग कर रहे हो, ये रोलिंग कर रहे हो, ठीक है, किसी एक नॉर्मल टेम्परेचर पर आपने एक मटेरियल की वर्किंग की जिसका रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर रूम टेम्परेचर से बहुत ऊपर है, जैसे 600 हो गया 700 हो गया, ये तो हमारा 25 है। तो 25 के बेसिस पर रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर ये अचीव नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये वाली कौन सी वर्किंग है, ये है कोल्ड वर्किंग, ये है हमारी कोल्ड वर्किंग। और इस कोल्ड वर्किंग में आपको ज्यादा फोर्स देना पड़ेगा या कम, ज्यादा, है ना। अगर मैंने इसको फोर्स को मुझे कम करना है तो मुझे क्या करना होगा, इसको पहले हॉट कंडीशन में लेके आना होगा। तो हॉट कंडीशन ये मत सोचना कि सिर्फ हमने 100 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया इसका तो ये हॉट हो गया, है ना, यहाँ रिक्रिस्टलाइजेशन नहीं होगा, क्रिस्टल चेंज नहीं होंगे 100 पर, इनिशियली फोर्स लगने के बाद क्रिस्टल चेंज हो रहे हैं, वो चीज अलग है। ठीक है, ये वाली चीज नहीं कह रहा हूं मैं इसकी बात कर रहा हूँ जो आपने स्टार्टिंग में ये वर्कपीस दिया था। ठीक है, तो ये जो वर्कपीस था अगर 100 कर दिया, 200 कर दिया, मान लीजिए इसका रिक्रिस्टलाइन टेम्परेचर कितना है, ये है 600 डिग्री, तो अगर 200 भी कर दिया, 400 भी कर दिया, 600 ये आपका 500 भी कर दिया, तब भी क्या होगा इसका, ये क्रिस्टल सेम, अगर ये क्रिस्टल सेम है तो फोर्स उसी हिसाब से लग रहा है। ठीक है, फोर्स उसी हिसाब से लग रहा है। आप अभी अपने माइंड में बस इतना ही सोचो, इससे ज्यादा और कंफ्यूज नहीं करना है मुझे। ठीक है, तो ये जो रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर से जैसे ही ऊपर जाएगा वैसे ही इसके क्रिस्टल्स चेंज हो जाएंगे और उस हिसाब से हमारा फोर्स भी कम लगना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो वो टेम्परेचर है हमारा। तो रूम टेम्परेचर पर कौन सी वर्किंग होती है जनरली मटेरियल्स के लिए, रूम टेम्परेचर पर, जनरली मेटल्स के लिए रूम टेम्परेचर पर क्या होती है, कोल्ड वर्किंग या हॉट वर्किंग, कोल्ड। क्यों, क्योंकि जनरल मेटल्स का रिक्रिस्टलाइन टेम्परेचर 25 तो होने से रहा है ना, क्योंकि मेल्टिंग का है 0.5, और मेल्टिंग यहाँ पे ऐसा तो करते नहीं 50 पर, किसी की 50 डिग्री पर कोई मेटल पिघला के दिखा दो, नहीं कर सकते ना। बस एक दो मेटल होते हैं जो इस तरह के होते हैं, जैसे कि फॉस्फोरस या मरकरी। ठीक है, मरकरी रूम टेम्परेचर पर क्या है, मेल्टेड है,
ठीक है। इसका मतलब मरकरी का अगर मटेरियल को आप लेके चल रहे हो तो उसका, अगर उसे सॉलिड फॉर्म में लेके चल रहे हो तो वो रूम टेम्परेचर पर पहले से ही मेल्टेड है, तो उसका कभी भी कोल्ड वर्किंग नहीं होगा। ठीक है। ऐसे ही लेड, एलईडी लेड, उसका भी जनरली क्या होता है, कोल्ड वर्किंग नहीं होता है रूम टेम्परेचर पर। ठीक है। तो ये जो है रिक्रिस्टलाइज टेम्परेचर जिसका कम होगा उसकी कोल्ड वर्किंग रूम टेम्परेचर पर नहीं होगी, बाकी सबकी कोल्ड वर्किंग रूम मतलब रूम टेम्परेचर कोल्ड वर्किंग ही होगी। पहली चीज क्लियर हो गई। चल, अगर यहां तक समझ में आ गया है तो इससे आगे क्या आ जाएगी मेरी हॉट वर्किंग। हॉट वर्किंग में क्या होगा, हॉट वर्किंग होगी जिसका वर्क पीस का टेम्परेचर क्या हो, टेम्परेचर इज ग्रेटर देन आरएक्स। ठीक है। अगर आरएक्स से बड़ा है, रूम आपके आरएक्स क्या है, रूम टेम्परेचर नहीं, रिक्रिस्टलाइज टेम्परेचर, उससे बड़ा है तो क्या होगा, हॉट वर्किंग। हॉट वर्किंग में वही फोर्स कम लगेगी, बट हॉट वर्किंग में सरफेस फिनिश कैसे मिलेगी। अब मैं अगर सरफेस फिनिश की बात करूं, हॉट वर्किंग में जो क्रिस्टल्स हैं वो दूर दूर होंगे, क्रिस्टल्स दूर दूर होंगे। हॉट वर्किंग में सरफेस फिनिश कहाँ मिलेगी, यहाँ। वर्कपीस तो ये था, उसको आपने ऐसे किया, ये मिला। कोल्ड वर्किंग में आपने ज्यादा फोर्स लगाया, ठीक है, बट कोल्ड वर्किंग में क्या हमारे पास जो ग्रेन्स मिलेंगी, ये ग्रेन्स किस तरह की मिलेंगी, ग्रेन्स मिलेंगी ऐसी, यहाँ पर ऐसी थी, ठीक है, यहाँ पर क्या होंगे, इलोंगेटेड, है ना, ये इलोंगेटेड मिलेंगी इस तरह की, इन्हें क्या बोल देते हैं, इलोंगेटेड ग्रेन्स। ये इलोंगेटेड ग्रेन्स क्या सरफेस को स्मूथ रखेंगे या नहीं, कोल्ड वर्किंग रूम टेम्परेचर पर हो रही, स्मूथ रहेगी या नहीं, अच्छे से रहेगी। थोड़ा सोचो, अगर हॉट वर्किंग पर होगा वही स्टील बहुत ज्यादा हाई कर रखा है, अब जरा उसे एलोंगेट करके और उसे ठंडा होने दो, ठीक है, ठीक है, गड़बड़ कर रही है वो, तो सरफेस फिनिश हॉट वर्किंग में क्या मिलेगी, खराब। ठीक है, प्रॉपर्टी हमारी इस हिसाब से अनिलिंग को बोलते हैं उसे। अगर हम हॉट वर्किंग कर रहे हैं तो रूम टेम्परेचर पर फाइनली तो आएगी ना, वो ठंडी तो होगी। आपने हॉट वर्किंग में कर लिया प्रोसेस, उसके बाद शेप बना दी, उसके बाद ठंडा करोगे, ठंडा करोगे तो क्या होगा, सरफेस फिनिश आपकी खराब मिलेगी ही। तो सरफेस फिनिश कोल्ड वर्किंग में अच्छी मिलती है, जबकि हॉट वर्किंग में खराब मिलती है। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीजें मैंने यहाँ लिख रखी हैं। ठीक है, आई नहीं है आज तक, ठीक है, बट आप अगर पढ़ना चाहें तो आप इन चीजों को पढ़ सकते हैं। एडवांटेज ऑफ कोल्ड वर्किंग एंड डिसएडवांटेज ऑफ कोल्ड वर्किंग। कोल्ड वर्किंग डिसएडवांटेज क्या है, फोर्सेस ज्यादा लगेंगी। ठीक है, ठीक, कोई सी प्रॉपर्टी अगर ना समझ में आए या फिर आपको ज्यादा मन है पढ़ने का, कुछ ना समझ में आए, तो मुझे वैसे ही आप पूछ सकते हैं कि सर ये वाली चीज मुझे अलग से बता दो, व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इतनी सारी चीजें हैं नहीं आपके सिलेबस में, बस मैं आपको एक व्यू दिखाता हुआ चल रहा हूँ। जैसे कि ये अभी समझाया था थोड़ा सा, बड़ी बड़ी ग्रेन्स होंगी, कैसी बनती जा रही है, छोटी छोटी करके। ठीक है, ये क्या है, अब देखो, रिक्रिस्टलाइजेशन इजी किसमें होगा, क्रिस्टल्स का चेंज होना किसमें होगा, बहुत बढ़िया, मतलब आप समझ रहे हो कि आप जब चीजें ज्यादा गर्म रखोगे तो वो इजीली आफ्टर अप्लाइंग द फोर्सेस वो अपने आप को जल्दी से इजीली चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ग्रेन का जो रिफाइनमेंट मिलता है वो जनरली किसमें मिलता है, हॉट वर्किंग में। आपको क्या करना पड़ेगा, अगर ग्रेन्स को अगर इस तरह की सेंस में लेके आना है तो आपको क्या करनी पड़ेगी, हॉट वर्किंग। बात समझ में आ रही है ना, तो बस यही सेंस है आपका। ठीक है, कि क्या करना होगा, माइक्रो स्ट्रक्चर चेंज अगर करने हैं आपको, किसमें, रोलिंग में, ये उसमें नहीं हो रहे हैं, किसमें, आपने वर्क पीस को गर्म कर दिया, वर्क पीस में जो माइक्रो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो गया, वो चीज है रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर। आपने वर्क पीस ये ले रखा था, इसको गर्म किया, रिक्रिस्टलाइजेशन हुआ, तो यहाँ पर क्या है आपका 723 के बाद में क्रिस्टल चेंज हो रहे हैं, टेम्परेचर चेंज होने पर क्रिस्टल चेंज होते हैं। ये आपने आयरन कार्बन फेज डायग्राम में पढ़ा था, अगर याद हो तो, 723 के ऊपर क्रिस्टल चेंज होते, प्रॉपर्टी भी चेंज होती है। ठीक है, इसके हिसाब से अगर मैं इसकी बात कर रहा हूँ तो ये मैंने रोलिंग नहीं किया, ये एक वर्क पीस था बस, है ना। रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर सिर्फ ये बताता है वर्क पीस से जब हमने रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर से ऊपर ले गए तो हमारे पास हॉट वर्किंग है, हॉट वर्किंग होगी आगे, और ये कोल्ड वर्किंग होगी। बट अगर हम इसको हॉट वर्किंग में लेके गए तो अब हॉट वर्किंग में फोर्स लगाया आपने, सॉरी रोलिंग में फोर्स लगाया आपने, जब रोलिंग में हॉट वर्क्ड मटेरियल पर फोर्स लगाओगे तो स्ट्रक्चर क्या होंगे, फिर से चेंज। ठीक है, क्योंकि वहां पर वो क्या है, कंडीशन में किसमें है, वो हॉट वर्क्ड है, तो वो इजीली फोर्स लगने के बाद चेंज हो जाएंगे, कोल्ड वर्क्ड नहीं हो पाएंगे। कोल्ड वर्क को पहले क्या करोगे, गर्म करोगे, तब जाकर वो फिर से चेंज होंगे। तो आपके पास जब है, तो आपको अगर माइक्रो स्ट्रक्चर चेंजेस कराने हैं तो आप किस कंडीशन में लेके चलोगे मटेरियल को, हॉट वर्क। तो अच्छे से मटेरियल के क्रिस्टल्स चेंज होंगे जैसा आपको चाहिए, जैसे आपको चाहिए। मान लो आपको यहां से यहां पर ऐसा चाहिए था कि इतना ही वायर चाहिए था, सोचो आपको इस इनगोट से, समझो जरा इस चीज को, आपको इस इनगोट से इतनी ही स्लैब चाहिए थी बस, कितनी, इतनी, मान लो इतनी स्लैब चाहिए थी बस, ऐसी, है ना, बहुत पतली नहीं चाहिए थी, तो आप क्या करोगे,
एक बार कोल्ड वर्किंग कर दोगे हो गया, मान लेते हैं कि जो ये कोल्ड वर्क से एक बार में आ गया इतना, ठीक है। बट अगर मुझे चाहिए ज्यादा, और रोलिंग से वो इतनी ज्यादा एक बार में नहीं जाती है, ठीक है, तो फिर क्या होगा, फिर आपको लेके चलना पड़ेगा हॉट वर्किंग प्रोसेस। क्यों? क्योंकि उसके माइक्रोस्ट्रक्चर फिर से हमारे छोटे छोटे बन के आ जाएं, जिससे कि उनको फिर से एलोंगेट कर सके। क्योंकि इसमें क्या हुआ, सोचो जरा, मेरी बात को समझो, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन इसमें हो गया, ग्रेन्स ऐसी हो गई, इसकी ग्रेन्स कभी चेंज होंगी, अब 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर था ये, तो फ्रिक्शन की वजह से हीट हुआ, बट वो रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर पर तो नहीं पहुंचा, है ना, उसकी चीजें साइड कर दो, ये ऐसी एलोंगेट हो गई, जबकि ये कैसी थी, स्टेबल, ऐसी थी, ऐसी थी स्टेबल, अभी क्या हो गई, ये एलोंगेट होके ऐसी। क्या इसको चेंज किया आपने? नहीं। अब आप फिर से इसे खींचो तो क्या होगा, टूट जाएगा। मैंने आपको बताया स्टील जो होता है एलोंगेशन करने पर 25% ही जाता है, बाकी वो टूट जाता है ना, तो इसका मतलब वो टूट जाएगा। अगर इसको फिर से ऐसे ही कोल्ड वर्क में पास दोगे तो कभी वायर बन पाएगा ऐसे, अगर वायर ड्राइंग कर रहे हैं तो नहीं। कभी ऐसे बहुत पतली प्लेट बन पाएंगी? नहीं, क्योंकि वो चीज तो खराब होनी है, वो तो टूट जानी है। क्योंकि स्टील की प्रॉपर्टी हमने देखी है, अगर 25% अपनी पुरानी लेंथ का चला गया तो वो टूटना है। क्योंकि एक तरह से ये भी तो हमारा टेंशन ही है ना, रोलिंग में भी हमारा टेंशन भी आता है, शेयर भी आता है, दोनों चीजें आती हैं, और कंप्रेशन भी आता है। रोलिंग एक ऐसा प्रोसेस है, टेंशन, कंप्रेशन, शेयर तीनों आते हैं, बट इतना आपके यहाँ डेप्थ में आएगा नहीं, इसलिए मैं उसकी प्रोसेस को समझाऊंगा नहीं बहुत डेप्थ में, यहाँ पर तीनों चीजें दिखेंगी। ठीक है, चलो अभी फिलहाल स्टिच छोड़ो, अभी बस ये देखो जो आपने वहां पर पढ़ा था, क्या इलोंगेटेड अगर हमारे पास चीजें हैं तो वो फंसेंगी, वो फिर आगे यूज नहीं हो पाएंगी, फिर से इसको रोल नहीं कर सकते। बट हाँ, अगर आपने इसको हॉट वर्क कर लिया और इसमें रिक्रिस्टलाइजेशन करवा दिया, रिक्रिस्टलाइजेशन कैसे होगा उसको फील करो। अगर मुझे इसे और पतला बनाना है तो मैं क्या करूंगा, इसको हॉट वर्क भी करूंगा, हॉट वर्किंग में रोलिंग कराऊंगा, तो क्या होगा, जब इस पर हॉट वर्किंग में है, इसको मैंने रोलर से पास कराया, तो क्या होगा, ये अभी हॉट वर्क में, ये कंडीशन क्या है, हॉट वर्किंग की है, रोल रिक्रिस्टलाइजेशन से ऊपर। ये रिक्रिस्टलाइजेशन को मैं आरएक्स बोल रहा हूँ, ठीक है, आरएक्स से ऊपर। तो आरएक्स से ऊपर अगर ये चीज है तो क्या करेगी, गर्म है ये गर्म है, ठीक है, ये हॉट वर्किंग है, गर्म है, तो क्या करेगी, इसको जरा फील करना, ये जहां भी है ना पूरी ये ग्रेन, ये अपने आप को यहां से ऐसे 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 करके तोड़ेगी। यहाँ पर क्या होंगी, यहाँ नई नई ग्रेन्स बनेंगी, क्योंकि ग्रेन बाउंड्री यहाँ नई नई बनती है, ऐसे ऐसे, समझ रहे हो, यहाँ ग्रेन बाउंड्रीज अलग अलग बनेंगी ऐसे ऐसे, क्योंकि इलोंगेट हो चुकी है, तो अपने आप को वो स्टेबल करना चाहेगी अपने आप को। अभी क्या है, इसमें टेंशन लग रही है, फील हो रही है, अब जब इलोंगेटेड ग्रेन रहेगी इसका मतलब टेंशन है, वो अपने आप को क्या करना चाहेगी, फ्री, है ना, स्ट्रेस फ्री। तो स्ट्रेस फ्री में क्या करेगी, वो तोड़ेगी अपने आप को, जहां उसे थोड़ा सा भी गैप मिलेगा वहीं से क्रैक आ गई, वहीं से ग्रेन बाउंड्री बन गई। क्रैक वैसा नहीं, साफ नहीं, क्रैक क्या है, ग्रेन बाउंड्री बनाने का मतलब वीक जोन फिर से दिखा, ठीक है। तो ये जो वीक जोन जनरेट हो रहे हैं, इससे क्या बन जाएगा, इससे बन जाएगा हमारा फाइनल प्रोडक्ट, है तो एलोंगेटेड बट कैसा, अब छोटी छोटी ग्रेन्स, ऐसे, समझ में आ रहा है, अब छोटी छोटी ग्रेन्स, ये किसकी हैं, ये इसका टूटने के बाद बना, बट टूटना कैसा, क्रैक मत डाल देना, ये अपने आप में सिर्फ ग्रेन से क्या कर रही है, अपने आप को डिस्टोर्ट ऐसे करके ये बन के आ गई। अब जरा सोचो, अगर आपके पास ये है तो स्ट्रेस फ्री हो गई, जबकि ये क्या है, इससे एलोंगेटेड हो गया, इससे इसका साइज बढ़ चुका है, लेंथ बढ़ चुकी है, ब्रेथ बढ़ चुकी है, इसकी रोल्ड है ना, ये रोल्ड। उसके बाद अब इसको फिर से अब रोलर में भेज दो, अब कोई दिक्कत, अब से फिर से एलोंगेट हो जाएगी बिना टूटे। तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, हॉट वर्किंग में माइक्रोस्ट्रक्चर का चेंज होना, ठीक है, माइक्रोस्ट्रक्चर का चेंज होना। बट अगर मटेरियल कोल्ड है और उसको माइक्रोस्ट्रक्चर में चेंज कराना है तो पहले क्या करोगे, उसे गर्म, कोल्ड वर्किंग करवा रहे हो बट उसे गर्म करोगे, ठीक है, क्योंकि वहां जरूरत पड़ती है सरफेस फिनिशिंग अगर करवाओगे तो उसमें तो ये अनीलिंग प्रोसेस समझो। इस अनीलिंग में क्या है, अनीलिंग इज द रिलीव्स द स्ट्रेसेस फ्रॉम कोल्ड वर्किंग में स्ट्रेसेस हैं, तो आप अगर कोल्ड वर्किंग में कर रहे हो क्योंकि आपको सरफेस फिनिश अच्छी चाहिए, हॉट वर्किंग में सरफेस फिनिश अच्छी नहीं मिली तो इसलिए फंस गए आप। तो कोल्ड वर्किंग करनी है और माइक्रोस्ट्रक्चर चेंज भी करनी है, मतलब वायर भी बनाना है, कोल्ड वर्किंग में वायर बनाना है, कैसे बनाओगे, खींचा, फिर जो ये बन के आया छोटा इतना, ये बन के आया, इसे गर्म करो, है ना, फिर उसे गर्म करो, फिर उसे ठंडा करो, ये वाला प्रोसेस था कि इसमें मटेरियल साइंस में अनीलिंग, नॉर्मलाइजिंग, टेम्परिंग, ये सारी चीजें तो हमने ये पढ़े हुए। तो अनीलिंग हमने पढ़ा हुआ, तो अनीलिंग में क्या होगा, जो ये इलोंगेटेड ग्रेन मिली मुझे, किसकी इलोंगेटेड ग्रेन किसकी मिली, कोल्ड वर्किंग की,
क्यों मैं कोल्ड वर्किंग लेना चाह रहा हूँ, हॉट क्यों नहीं लेके चलना चाह रहा? ये हॉट वाला एग्जांपल था, बट उससे पहले मैंने कोल्ड वर्किंग माना था इसे। तो जब कोल्ड वर्किंग था तो उसमें क्या मिला था मुझे? इलोंगेटेड ग्रेन्स, बट सरफेस फिनिश अच्छी थी, इसलिए मुझे कोल्ड वर्किंग लेके चलना पड़ेगा। तो अगर मैं सरफेस फिनिश को देखना चाह रहा हूँ तो मुझे मिले इलोंगेटेड ग्रेन्स। अब इन इलोंगेटेड ग्रेन्स को या इस कोल्ड वर्क पार्ट को आफ्टर रोलिंग की बात हो रही है, आपने इसे क्या कर दिया? गर्म कर दिया। जब आपने इसे गर्म किया तो इस प्रोसेस को हम बोलेंगे अनिलिंग करना। ठीक है, अनिलिंग करके आपने क्या किया? ये पूरा ही प्रोसेस बेसिकली अनिलिंग है, बट इसको क्या कहा आपने? गर्म किया। गर्म करने के बाद क्या कर रहे हैं? ठंडा। क्योंकि आपको करनी क्या है? फाइनल पार्ट की फिर से वर्किंग कौन सी? कोल्ड वर्किंग, है ना? जो फाइनल पार्ट इलोंगेटेड आया है उसकी फिर से कोल्ड वर्किंग करनी है, उसे फिर से शीट के फॉर्म में लेके जाना है। तो आपने क्या किया? इसे गर्म किया। जब आप गर्म करोगे तो गर्म करने पर क्या होगा? रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर से ऊपर लेके जाओगे तो क्या होंगे चीजें? अपने आप को रिक्रिस्टलाइज करेंगी, स्ट्रेस फ्री करेंगी, क्योंकि इसमें तो स्ट्रेस आ रखी थी। तो इसमें न्यू फॉर्मेशंस होंगी। देखो ये कोल्ड वर्क ये पार्ट है। आफ्टर रिकवरी ये हो रही है छोटी, ये बन के कैसा है? आफ्टर रिक्रिस्टलाइजेशन। तो रिक्रिस्टलाइजेशन कब होगा? जब आप इसे गर्म करोगे रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर के ऊपर। आपने किया, ये ऐसा बन के आया। अब क्या होगा? इसका एक प्रोसेस और होता है। ये जो मैंने यहाँ पर कोल्ड वर्किंग में अनिलिंग वाला प्रोसेस बताया, वो प्रोसेस कहां पर था? ये था हॉट वर्किंग में डायरेक्टली माइक्रोस्ट्रक्चर का चेंज होना। ये माइक्रोस्ट्रक्चर चेंज थे हॉट वर्किंग में, जबकि ये क्या है? ये है कोल्ड वर्क मटेरियल का अनयील्ड करना। कोल्ड वर्क मटेरियल को क्या करना? अनयील्ड करना। तो जब कोल्ड वर्क मटेरियल को अनयील्ड करके आपने छोटे पार्टिकल बना लिए, तो उसमें क्या होता है? उसमें एक प्रोसेस और होता है, दैट इज द ग्रेन ग्रोथ। ये क्या करेगा? ये जहां जहां यहाँ पर इनको कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा, वो अपने आप को कॉम्बिनेशन करके ग्रेन ग्रोथ करा लेगा। ठीक है, ये ग्रेन ग्रोथ, कोर्स ग्रेन बनेंगे। ये फाइन ग्रेन है तो कोर्स ग्रेन की तरफ बनेगा। तो अनिलिंग में आपको मिलता कैसा है? कोर्स ग्रेन फाइनली। अब ये जो कोर्स ग्रेन बना, ये कैसा बना? मोटा मोटा। ठीक है, अब ये जो मोटा मोटा ग्रेन बना, ये किसका है? ये है इलोंगेटेड पार्ट का मोटा मोटा ग्रेन। तो ये हमारे लिए फिर से नया बन गया स्टेबल। अब इसको फिर से कोल्ड वर्क कराओ, फिर से उसको अनिल करो, फिर से उसकी ग्रेन ग्रोथ होंगी, फिर से एक पर्टिकुलर सीट बन के आ जाएगी, फिर उसे कराओ। इस तरह से हार्ड मटेरियल की नहीं, हार्ड मटेरियल की आपकी थिन नहीं बन सकती। बहुत ज्यादा मटेरियल थिन नहीं होगा। अगर थिन आप बनाना चाह रहे हो उसको, तो हार्ड मटेरियल नहीं होना चाहिए। हार्ड मटेरियल की ग्रेन्स फाइन रहती हैं। नहीं, हार्डनेस जो होती है ना, हार्डनेस होती है आपकी जितनी ज्यादा। अगर मैं आपसे इसकी बात करूं, कोल्ड वर्किंग के बाद हार्डनेस बढ़ेगी या नहीं? कोल्ड वर्किंग के बाद, कोल्ड वर्क रोलिंग के बाद, ऐसे बोलो इसे, कोल्ड वर्क रोलिंग के बाद हार्डनेस बढ़ती है घटती है? बढ़ेगी। क्यों? ये क्या है? इलोंगेटेड ग्रेन से हार्डनेस क्या होती है? सरफेस पर इंडेंटेशन, है ना? कोल्ड वर्किंग के बाद की बात कर रहा हूँ, ना अनिलिंग कर रहा हूँ, ना रिक्रिस्टलाइजेशन कर रहा हूँ। ठीक है, और ना ही हॉट वर्किंग कर रहा हूँ। कोल्ड वर्किंग के बाद में हार्डनेस क्या होगी? हार्डनेस को ऐसे फील किया करो। हार्डनेस क्या होती है? स्क्रैच। यहाँ पर तो ग्रेन्स खुद ही हैं, स्क्रैच डालोगे नहीं आ पाएगा, यहाँ आएगा, यहाँ नहीं आएगा, यहाँ आएगा। तो देखो कितनी है, बहुत कम। बट अगर हमारे पास ये चीज ऐसी हो जाए, कैसी? आफ्टर रिक्रिस्टलाइजेशन, अगर आपने कोल्ड वर्किंग का क्या कर दिया? अनिलिंग। इस कोल्ड वर्क्ड मटेरियल का क्या कर दिया? अनिलिंग। इस कोल्ड वर्क्ड मटेरियल को क्या कर दिया? अनिल्ड, है ना? इसको अनिल्ड कर दिया। तो क्या होगा? ये आफ्टर रिक्रिस्टलाइजेशन, आफ्टर ग्रेन ग्रोथ, क्या आफ्टर रिक्रिस्टलाइजेशन कैसा दिखेगा? ऐसा छोटा छोटा। अगर ये चीज हो रही है तो यहाँ पर बताइए हार्डनेस बढ़ेगी घटेगी? घटेगी, क्योंकि यहाँ पर स्क्रैच बना सकते हो। ठीक है, तो हार्डनेस का हमेशा ऐसे सोचा करो। जहां फाइन ग्रेन्स होती है उनकी हार्डनेस क्या होगी? अच्छी या खराब? क्यों फाइन ग्रेन्स क्या होंगी? ऊपर से कैसी होंगी? छोटे छोटे सैंड की तरह, है ना? तो वॉइड्स हमारे ज्यादा होंगे, इसका मतलब वहां पर स्क्रैच इजीली पड़ जाएगी। बट जो कोर्स ग्रेन्स हैं वो वहां पर क्या होंगी? कोर्स ग्रेन की हार्डनेस क्या होगी? ज्यादा, क्योंकि कोर्स ग्रेन हमारे पास ज्यादा एरिया में फैली हुई है। तो वॉइड्स क्या है पूरे इस पर्टिकुलर के लिए? यहाँ पर 3 ही कोर्स ग्रेन है, तो हार्डनेस क्या है वहां पर? कम। ठीक है, जबकि फाइन ग्रेन्स में ज्यादा। ठीक है, हार्डनेस फाइन ग्रेन्स में ज्यादा उस सेंस में। ठीक है, चलो ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं रोलिंग की। ये तो हो गया रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर। क्वेश्चन क्या आना था? क्वेश्चन के, हाँ, अनिलिंग एयर में, हाँ।
ठीक है। वो बहुत सारी चीजें होती हैं, क्वेंचिंग होती है, मार टेम्परिंग होता है, तो वो उसमें आपकी अलग अलग प्रोसेस हो जाते हैं जिसमें वो कूलिंग करता है। तो वो सारी हम मटेरियल साइंस में पढ़ चुके हैं। ठीक है। अब जैसे रोलिंग की बात करते हैं, रोलिंग में ये कौन सा पार्ट हुआ अभी तक, कौन सा क्वेश्चन आएगा जेई में? इतनी बातें तो कर ली, बट जेई में क्वेश्चन क्या आएगा? जेई में क्वेश्चन आएगा कोल्ड वर्किंग कहाँ होती है? कहाँ होती है? रीक्रिस्टलाइन टेम्परेचर से ऊपर या नीचे? नीचे। रूम टेम्परेचर पर क्या होगा जनरली? कोल्ड वर्किंग। कोल्ड वर्किंग से क्या मिलेगा? सरफेस स्मूथ या रफ? स्मूथ। हॉट वर्किंग से क्या मिलेगा? रफ। कोल्ड वर्किंग में ज्यादा फोर्स लगानी है, यस। हॉट वर्किंग में ये छोटी छोटी चीजें थी, बस फाइनल हो गया। ठीक है। अब बात करते हैं रोलिंग की। ये अब क्या है? फॉर्मिंग का पार्ट। ठीक है। तो मटेरियल कैसा होना चाहिए? कोल्ड वर्क या हॉट वर्क, वो आपकी इन चीजों पर डिपेंड करता है। आपको फोर्स ज्यादा लगानी है, आप कोल्ड वर्क ले लो। आपको सरफेस फिनिश ज्यादा चाहिए, आप कोल्ड वर्क ले लो। आपको फोर्स कम लगानी है, आप हॉट वर्क ले लो, है ना। उसके बाद प्रोसेस करो क्या? या तो रोलिंग या एक्सट्रूजन या ड्रॉइंग, कुछ भी करो जो आपकी इच्छा है। तो फॉर्मिंग प्रोसेस आपके पहले दो चीजों के ऊपर डिपेंड करते हैं कि वो कोल्ड वर्क है या हॉट वर्क है। ठीक है। अब रोलिंग करो, तो रोलिंग में क्या है, डेफिनेशन वगैरह सब आप पढ़ लेना। ठीक है। यहाँ पर मैं छोटे छोटे फिगर्स दिखा रहा हूँ, ये आपको थोड़ा दिख रहा होगा। ठीक है। ये स्लैब है, ब्लूम है, बिलेट है, ये बना रहे हो आप। ठीक है। तो ये सारे प्रोसेस हैं, आप इस चीज को आराम से देखना। ठीक है। ये क्या हो रहा है, आपको मेन चीज क्या है इसका? मैं एक सिंपल फिगर देख लेता हूँ, मैंने रखा हुआ है नहीं। ये देखो, जैसे कि ये वाला सिंपल फिगर मैंने पहले भी दिखाया हुआ है आपको। क्या कर रहा हूं मैं यहाँ पर? एक ये रोलर्स है, ये रोलर्स क्या करेंगे? क्या करेंगे? वर्क पीस हमारे पास ये था इनिशियली, ऐसे ये वर्क पीस था इनिशियली, इसको आपने यहाँ पर भेजा, और ये क्या हो रहा है, ये यहाँ पर आपके हाइट में कम हो रहा है। तो इसका फॉर्मूला भी याद रखना। वैसे उम्मीद है पूछा नहीं जाने वाला, आज तक ना पूछा गया, ना ही आपके सिलेबस में फॉर्मूला डिराइव होता है। ये जो है डिफरेंस, ये जो टोटल है हाइट में चेंज, दैट इज द डेल्टा एच मैक्स। ठीक है। ये जो हाइट में चेंज हो रहा है ना, हाइट में चेंज, इसको मान लीजिए h2, इसको मान लीजिए h1। ठीक है। तो h2 माइनस h1 सॉरी h1 माइनस h2 इक्वल टू होता है म्यू स्क्वायर इंटू आर, म्यू स्क्वायर इंटू आर। ठीक है। ये म्यू क्या है? ये है फ्रिक्शन कोएफिशिएंट। ठीक है। और आर क्या है? आर है रोलर की रेडियस। ठीक है। तो ये बहुत सारी चीजें होती हैं जिन चीजों को हम यूज कर करके ऐसे फॉर्मूले पे पहुंचते हैं। ठीक है। तो ये थोड़ा सा याद रख सकते हैं आप अगर पूछ लिया तो। ठीक है। तो ये हो गया। ठीक। ठीक है। तो रोलिंग में क्या है? रोलिंग में हम या तो हॉट वर्क या कोल्ड वर्क मटेरियल को लेके आते हैं और उनको दो रोलर से पास कराते हैं, थिकनेस को कम करते हैं। ठीक है। ये हमारा प्रोसेस है। ये किस किस में होता है? इसमें टेंशन भी लगती है मटेरियल पे, ऐसे। इसमें शेयर भी लगती है, जब ये इसके ऊपर शेयर करेगा तभी अंदर जाएगा। और इसमें कंप्रेशन भी लगती है। ठीक है। तीनों चीजें हमारी इसमें होती हैं रोलिंग में। ठीक है। इतना वैसे पूछने वाले नहीं है जेई में। ठीक है, कि क्या क्या चीजें होती हैं इसमें। ठीक है। ऐसे ही देखो, हॉट रोलिंग, कोल्ड रोलिंग, जो क्रिस्टलाइन टेम्परेचर से ऊपर होगी वो हॉट है, जो नीचे होती है वो कोल्ड है। ठीक है। ठीक। सरफेस फिनिश के ऊपर आप डिपेंड करोगे, जैसी आपको चाहिए वैसी आप रोलिंग करवाओगे, कोल्ड या हॉट। ठीक। ठीक है। अब ये छोटी छोटी चीजें हैं जो ये वाली चीजें आपको देखनी है। जैसे रिंग रोलिंग। रिंग रोलिंग क्या है ना? रोलिंग तो है, बट इससे क्या बन के आ रही है आपकी शेप? रिंग की तरह। देखो जैसे ये। ठीक है। हॉट वर्क है, कोल्ड वर्क है, दिख रहा है साफ, है ना। हॉट वर्क है, आपने क्या किया, इधर भी रोलर लगाओ, इधर भी रोलर लगा हुआ, बट ये रोलर क्या कर रहे हैं, ये घूम रहे थे, बट इस चीज को ये रिंग की शेप बनाते जा रहे हैं। ये रिंग की शेप बनाते जाते हैं। आपके बीच में बिलेट, ये बिलेट था, ठीक है, या फिर स्लैब मान लो, जो भी आपने माइंड में मानो, उसको पहले सर्कुलर घुमाना है। सर्कुलर घुमाने के लिए क्या करोगे? ये चीज तो ऐसे निकल रही थी, ये सर्कुलर कैसे घुमाओगे? आगे की साइड में एक जो डिवाइड कर सके, जो एक तरह से इसको डायरेक्शन दे सके, वो वाला और लगा दोगे रोलर, जो उसे घुमा सके, जिससे कि ऐसे शेप जाए। देखो यहाँ पर क्या लग रहे हैं, ये वाले, यहाँ ये वाला जो है, ये वाला, इसको देखो यहाँ पर लग रहा है, ये वाला, ये क्या दे रहा है, और ये वाली चीजें क्या दे रही हैं आपको? ये वाली चीजें बेसिकली ये क्या दे रहे हैं? डायरेक्शन। ठीक है। तो यहाँ पर इन चीजों की जरूरत पड़ेगी, नहीं तो ये तो सीधा ऐसे निकल जाएगा, ये तो सीधा रोलिंग ऐसे ही कर देगा ना। ठीक है। तो आपको ये वाले ये आपके रोलर्स भी लगाने पड़ेंगे यहाँ पे। ठीक है। ये रोलर्स भी लगाने पड़ेंगे। ठीक है। ठीक। ये है हमारी रोल्ड स्ट्रिप, ये हो गई रोल्ड स्ट्रिप। ठीक है। यहाँ पर जो भी रोलिंग हो रही है उसको जो पीछे वाला ये वाला रोलर होगा, यहाँ जो पीछे वाला ये वाला रोलर होगा, वो इसको क्या दे रहा है? डायरेक्शन, जिससे इसके ऊपर आती जा रही है, बैंड होके आती जा रही है।
ठीक है, तो ये सेंस होता है हमारा। रिंग रोलिंग भी बोल सकते हैं, जहां पर आप रिंग की तरह बना रहे हो। ठीक है, उसके बाद रोल फॉर्मिंग। जो भी फॉर्मिंग का मतलब क्या होता है, अपनी शेप देना। तो शेप अगर हमें ऐसी चाहिए, मान लीजिए इस तरह की, तो आप कैसा लेके चलोगे रोलर, इस तरह का। शेप आपको ऐसी चाहिए तो रोलर कैसे लेके चलोगे, इस तरह का, जिससे कि वो शेप ऐसे ही निकाले। देखो ये रहा, जब आप इसे रोल कराओगे तो देखो ये वाली चीज ऐसे आ रही है, अगर ये वाली शेप ऐसे है तो ये वाली शेप ऐसे आ रही है यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद अगर आपने ये शेप ऐसे दे रखी है पहले से ही, तो ये धीरे धीरे हर पास में क्या करेगी, अपनी शेप को बिल्कुल इस तरह की शेप का बना के चलेगी। अपनी शेप को इस तरह का शेप का बना के चलेगी। ठीक है, तो इसे क्या बोलेंगे, रोल फॉर्मिंग। जैसी फॉर्म चाहिए वैसी फॉर्म रोलर पर दे दो, तो उसी का एक जो शेप है वो उस पर इम्पिंच हो जाएगा, और वही आपको यहाँ पर आते हुए दिखेगा। ठीक है, दोनों साइड से, मतलब गैप जो आपको रखना है ना, वो रोलर शेप से निकाल के रखो, जैसा भी गैप रखना है, जैसा भी आपको फाइनल प्रोडक्ट चाहिए। ठीक है, ठीक है। रोल बेंडिंग, जिसमें जैसे अभी मैंने समझाया, रिंगिंग में तो पूरा रिंग हो गया, बेंडिंग में क्या हो गया, ये देखो यहाँ पर इसे हमने बैंड करा दिया इस तरह से। ये है क्या, रोलर्स हैं। प्रोसेस क्या हो गया, रोल बेंडिंग। यहाँ दिख रहा है, देखो ये रोल किया, थिकनेस कम हुई, थिकनेस कम हुई, ऐसे जा रहा था, इसको क्या किया, इस वाले रोलर से इधर की ओर डबल हो गई, डबल हो गई। एक बार इसके साथ में ये थिकनेस कम हो रही है, एक बार इसके साथ में, और साथ में क्या हो रहा है, बेंडिंग, साथ में क्या हो रहा है, बेंडिंग। ठीक है, क्लियर है। तो इसे हमने बोले रोल बेंडिंग। उसके बाद है शेप रोलिंग। शेप रोलिंग में भी जैसा आपने वो वाली बात की थी फॉर्मिंग की तरह देना, ऐसे ही शेप रोलिंग में भी आपने उसकी पर्टिकुलर शेप दी, किसकी हेल्प से, रोलर की हेल्प से। रोलर का जैसा स्ट्रक्चर रखोगे वैसे ही आपकी शेप फॉर्मिंग भी आ जाएगी। शेप फॉर्मिंग या शेप रोलिंग इसे बोल देंगे। थ्रेड रोलिंग, जहां आपको थ्रेड्स बनानी होती है। थ्रेड्स कैसे, ठीक है, उसका एक्चुअली फिगर नहीं लिया हुआ मैंने यहाँ पर। थ्रेड्स कैसे बनाओगे, ठीक है, थ्रेड्स कैसे, ये तो गियर फॉर्मिंग था। थ्रेड्स कैसे बनाओगे, आपने एक छोटा सा, अब तो देखते हैं फील कर पा रहे हो या नहीं इस चीज को। आपने एक छोटा सा ये लिया, क्या, ये बोल्ट बनाना है आपको, बोल्ट ऐसे, इस पे थ्रेड्स बनानी है ऐसे, समझ रहे हो, आपको इस पे थ्रेड्स बनानी है। आपके पास क्या है, बोल्ट अभी ऐसा बिना थ्रेड का, तो इसका कुछ डायमीटर हो गया। आप कैसे बनाते हो थ्रेड, लेथ पर कटिंग करके, है ना, मेटल कटिंग होता है। मैं कह रहा हूं कि नहीं, मेटल कट नहीं करना, आपको डायमीटर में भी टेंशन नहीं लेनी। ठीक है, आपको सिर्फ और सिर्फ इस पर थ्रेड बनाना है। कैसे बनाओगे, अगर आपने, मैं कह रहा हूँ फॉर्मिंग से बनाना है, तो आप क्या करो, आप एक ऐसी प्लेट लो, बहुत बढ़िया, आपने एक ऐसी प्लेट ले ली, शायद आप इस चीज को समझ गए। आपने एक ऐसी प्लेट ले ली, इस पर क्या है, इस पर ऐसे मैंने पहले से ही ऐसे काट रखे हैं लाइंस, समझ लो ऐसे कुछ ऐसे लाइंस काट रखे हैं, इसी की बिल्कुल रेप्लिका लाइन। अगर ये लाइन ऐसी है तो लाइन मतलब क्या है, ये उठे हुए पार्ट ऐसे, समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ये उठे हुए पार्ट है यहाँ से, और ये उठा हुआ पार्ट ऐसे जा रहा है, जैसे थ्रेड सी बन रही हो, है ना, समझ रहे हो, ये वाली चीज, इस पर ये ऐसे जा रहा है, ऐसे इस पर ये ऐसे जा रहा है, ये चीजें क्या है, ऐसे उठे हुए, है ना, जो कोने होते हैं ना ट्रायंगल टाइप की, वो चीजें उठी हुई हैं इसमें। ऐसे ही वहां पर भी है, कहा, इसी का बिल्कुल रेप्लिका एक दूसरी प्लेट ले ली ऐसे, यहाँ ये ऐसे, इस दूसरी प्लेट को हमने ऐसे रखा, इसमें जो ये कटिंग है वो कहाँ है, बैक वाली साइड में, ये बैक वाली साइड में, इस वाली साइड में, समझ रहा है इस चीज को, ये किसमें है, बैक वाली साइड में। जो ये वाली चीज है ना जो सामने से दिख रही है, वो इसमें बैक वाली साइड में। तो दो प्लेट हो गई। अब इन दो प्लेट के बीच में से इसे गुजारो, है ना, इसे रख दो इन दोनों प्लेटों के बीच में, है ना, ये दोनों प्लेटों के बीच में रख दिया ऐसे। अब जरा सोचो, अगर इस पर थ्रेड मैंने पहले ही बना दिया प्लेट पर, है ना, और इस पर थ्रेड मैंने पहले ही बना दिया प्लेट पर, अब वो डिपेंड करता है वो सिंगल स्टार्ट के हिसाब से बनाए या डबल स्टार्ट के हिसाब से बनाए। आपने बस इस चीज को इसके ऊपर ऐसे हाई प्रेशर के साथ ऐसे कर दिया, आगे इसके ऊपर आगे ना, बस यही होता है थ्रेड रोलिंग, इसे बोलते हैं थ्रेड रोलिंग। थ्रेड रोलिंग में रोलर आपको सर्कुलर नहीं मानने, थ्रेड रोलिंग में रोलर होते हैं ये, है ना, और ये आपके पास पार्ट हो गया। समझ में आ गया ना, बस आपको यही थोड़ा सा समझना था। ठीक है, तो यहाँ बताइए कि डायमीटर मेरे सेम होंगे जितना मैंने माना था, नहीं, क्योंकि जो पार्ट मेरा अंदर जाएगा उतना ही पार्ट मेरा बाहर आएगा। तो ये एक्चुअल में मेरा इनर या आउटर नहीं होगा, जबकि ये जब थ्रेड मैन्युफैक्चरिंग करते हो तो ये आउटर होता है ना, क्योंकि आप अंदर से रिमूव कर देते हो तो आउटर होता है, जबकि इसमें आउटर नहीं होगा। ठीक है, जितना अंदर गया उतना ऊपर आएगा, जितना अंदर उतना ऊपर, ये एवरेज डायमीटर होगा। अंदर वाला ये होगा, ठीक है, और बाहर वाला
ये होगा, तो ये इससे बाहर निकलेगा, इससे बाहर आएगा या निकल के, है कि नहीं? तो आपको जब आउटर देखोगे तो ठीक। चलो इसके बाद ये है हमारा गियर, रोलिंग। गियर रोलिंग, गियर रोलिंग में आपको दिख रहा होगा थोड़ा सा, रोलर को आपने इस तरह की शेप दे रखी है और ये ऐसे, ये जब ऐसे बनाओगे तो ये ऐसे आएगा, ऐसे शेप आ गई देखो गियर्स की, है ना? फिर ये पास किया, ठीक है, पास करके हटा लो, फिर से ये पास करो टिल्ट करके, मतलब एक कुछ 30 डिग्री घुमा दो, फिर लगाओ, फिर ये आ गया, फिर 30 डिग्री घुमा, फिर लगाओ, ये आ गया। तो ऐसे आपके पास पूरा गियर बन गया। उसके बाद गियर को काट लो, यहाँ से काट लो, बन गए। इसे हम बोलते हैं गियर रोलिंग, ठीक है। गियर की मैन्युफैक्चरिंग करना विद द हेल्प ऑफ रोलर, ठीक है। नेक्स्ट, ये हमने कुछ वो दिखा रखा, मैंने आपको कुछ इमेजेस दिखा रखी हैं, इसमें क्या क्या हो रहा है, ठीक है, कुछ नया नहीं है, ठीक है, वही चीजें मैं डायरेक्शन की वजह से थोड़ा सा माइंड में रहे, ठीक है। ये चीजें क्या है मेरी, नॉन रिवर्सिंग, वापस आ रहा है नहीं, एक साइड में जा रहा है, वापस नहीं आ रहा है। ये क्या है हमारा रिवर्सिंग, अगर मैंने इस डायरेक्शन को पहले एक बार ऐसे दिया तो ऐसे गया, फिर उल्टा दिया तो वापस आया, है कि नहीं? अगर उल्टी डायरेक्शन दूंगा तो, ठीक है, तो वापस आएगा। बट जब उल्टी डायरेक्शन दे रहे होंगे तो क्या करोगे, इनको थिकनेस को और पास रखोगे, तभी तो वो अगली बार पास में और थोड़ा उसे हल्का करेगा थिकनेस को, ठीक है। ये क्या हो गया, स्टील टर्न, मतलब अगर आपने ये चीजें बना रखी है ना, तो इंडस्ट्री में जनरली क्या होता है, अगर बहुत लेंदी चीजें लेके चलनी होती हैं तो जनरली क्या करते हो आप, दो की जगह 3 चीजें यूज करते हो। क्यों? क्योंकि आप कम से कम एक की दूसरी वाली साइड यूज कर रहे हो। तो इससे क्या होगा, एक बार इसके पास में गए, फिर वो घुमा के, अगर कोई चीज पतली बनानी है हमें तो घुमा के फिर से लेके आते हैं ऐसे करके, और फिर से उसके ऊपर वाली सरफेस और एक रोलर और लगा दिया, उससे यूज कर लेते हैं। तो ये थोड़ा कॉस्ट कम पड़ जाता है, बार बार उस चीज को लेके आना, फिर से उठा के फिर से पीछे को लेके फिर से कर, इससे ज्यादा कॉस्ट बच जाती है इसमें अगर लेंदी चीजें हैं तो लेंदी चीजों में ये चीज यूज होती है, लेंदी चीजों में जनरली ये चीज होती है, या फिर ये चीज, अगर आपके पास पैसों की दिक्कत नहीं है तो ये चीज या फिर ये चीज, ठीक है। ये चीज तो 100% होगी, क्योंकि आपको इसमें ज्यादा, एक ही पास में ज्यादा थिकनेस रिड्यूस करते हुए मिल रहा है। जिसमें ज्यादा थिकनेस मतलब जैसे प्लेट, जैसे कि हमारा क्या एल्यूमिनियम फॉइल बनाना, तो उसमें हम जनरली ये चीज यूज करेंगे, दो पास एक साथ गुजरे, ठीक है। ये क्लस्टर था, ये बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। जैसे जैसे आप फोर्स लगा रहे हो, गियर लगा रहे हो, उसके हिसाब से आपने रोलर्स पर चीजें लगा रखी हैं, फाइनली इस पर आ रहा है, ठीक है। जितना ज्यादा ये रहेगा, जितनी ज्यादा चीजें रहेंगी, उतना ज्यादा फोर्स यहाँ डेवलप हो सकता है, टॉर्क यहाँ ज्यादा डेवलप हो सकता है, ठीक है। प्लानेटरी मिल में क्या होता है, छोटी छोटी मिल लगी होती है, छोटी छोटी रोलर्स लगे होते हैं एक के ऊपर, है ना, ये चीज छोटे छोटे लगे हुए हैं एक के ऊपर, इसको क्या बोलते हैं, प्लानेटरी मिल, ये प्लानेटरी रोलर मशीन, ठीक है। उसके बाद होता है कैम्बर। कैम्बर क्या होता है, कैम्बर होता है आपके जो रोलर होते हैं ना, रोलर एक्चुअली जब सामने से देखोगे, मतलब अभी तो हमने ऐसे देखे, सॉरी हमने अभी साइड से देखे, अगर उसे सामने से मतलब फ्रंट से देखोगे ऐसे, तो ये चीज आपको ऐसी दिखेगी, रोलर का ये वाला शेप आएगा या नहीं आएगा। तो हमेशा ये जो चीज होती है, एक तो ये दिख रही है आपको ऐसे जाती हुई, है ना, एक तो ये दिख रही है आपको, और एक दिख रही है आपको ये वाली चीज, एक दिख रही है आपको ये वाली चीज। इसमें क्या है हमारे पास, कॉन्वेक्स, ये कॉनकेव, सॉरी ये है कॉनकेव, ठीक है। तो आप रोलर को कभी भी ऐसे नहीं रखते हो, गलती मत करना, रोलर कभी भी फ्लैट नहीं होगा, रोलर कभी भी फ्लैट नहीं होते, रोलर जनरली कैसे होते हैं, कॉन्वेक्स और कॉनकेव, ठीक है। ये होते हैं हमारे कैम्बरिंग, कैम्बर करते हैं तो फायदा ये रहता है कि हमें क्या मिलता है, अगर हमें ग्रिप लेके चल रही है तो हम कैसा लेके चलेंगे, कॉनकेव, ठीक है। अगर हमें एंड कंडीशन की टेंशन नहीं लेनी है तो हम क्या लेके चलेंगे, कॉन्वेक्स, ठीक है। फ्लैट जनरली रोलर्स नहीं होते हैं, रोलर के अंदर ही हमारे पास क्या होंगी शेप, कॉन्वेक्स या कॉनकेव रोलर्स की, ठीक है। रोलर्स समझ में आ रहा है, जैसे वो होता है ना ढोल, आपने वो तो देखे होंगे, ठीक है, शादी ब्याह में ढोल, कैसे वाले, बड़े वाले नहीं, छोटे वाले, जिसे ढोलक बोल देते हैं, ढोलक। तो ढोलक क्या है, एक कॉन्वेक्स रोलर है या नहीं, शेप याद है, याद है ढोलक की शेप कैसी होती है, कॉन्वेक्स रोलर। तो बस यही है कि रोलर जो है वो कॉन्वेक्स शेप का है तो ढोलक की तरह दिखेगा, रोलर अगर ऐसा है कॉनकेव शेप का तो डमरू की तरह दिखेगा, डमरू होते हैं डमरू, वो उसकी तरह दिखेगा, बट इतना ज्यादा नहीं है। मैंने ढोलक और जो इसको दिखाया वो बहुत ज्यादा हो गए, वो इतना ज्यादा नहीं है, वो बहुत ही कम है, जिससे कि आपकी शेप हमारी डिस्टोर्ड ज्यादा ना हो, ठीक है, और मटेरियल ज्यादा बाहर ना निकल सके, ठीक है। ये कुछ डिफेक्ट्स हैं, डिफेक्ट नहीं पूछे जाते हैं, आप चाहे तो नाम याद रख लेना, ठीक है, डिफेक्ट्स की और कुछ नहीं, ठीक। उसके बाद यही जो चीज मैंने आपको समझाया थोड़ा सा कि शायद फॉर्मूला आ जाए, तो डेल्टा एच मैक्स याद रखना, ठीक है। ये फंक्शन होता है किसका, म्यू का भी और आर का,
ठीक है, दो चीजें याद रखना। उसके बाद आ जाती है फोर्जिंग, रोलिंग कंप्लीट। इस तरह से लेके चलना था, मुझे बहुत ज्यादा डिटेल में जाना ही नहीं था क्योंकि इतना आता ही नहीं है आपके यहाँ। मैं क्वेश्चन लास्ट में आपको बता दूंगा कौन कौन से, आप खुद ही आंसर दे दोगे जो आए थे। ठीक है, फोर्जिंग, फोर्जिंग में क्या है, ये वाला पार्ट क्या है, अगर इस चीज को देखोगे तो ये वाला पार्ट क्या है, ये वाला पार्ट है मेरा कटिंग का, और ये वाला पार्ट क्या है, फोर्ज्ड का। फोर्जिंग में क्या है, किसी चीज को आप दबा रहे हो। फोर्जिंग क्या है, फॉर्मिंग प्रोसेस। रोलिंग क्या है, दो रोलर कम से कम यूज करके आप शेप को कैसे बना रहे हो, आगे निकाल के। शेप को कैसे बना रहे हो, रोलर में आगे पास करा के शेप बन रही है। बट अगर किसी को आप दबाओ, सिर्फ दबा के एक नई शेप बनाओ, तो वो क्या है हमारी फोर्जिंग। फोर्जिंग क्या है, एक तरह से किसी चीज को कंप्रेस करके और नई शेप बना देना, दैट इज द फोर्जिंग। अब फोर्जिंग में भी नए नए प्रोसेस, जैसे अभी आपने देखा रोलिंग में आप गियर को सोच सकते थे, नहीं सोच सकते थे, बट आपने देख लिया। तो रोलिंग से भी गियर बन रहे हैं, इसका मतलब फोर्जिंग में भी जो दबाने वाले प्रोसेस है वो बहुत सारे हैं। ठीक है, ऐसे ही हम कुछ कुछ नाम देखेंगे। ठीक है, जैसे कॉइनिंग, कॉइन बनाना। ठीक है, तो वो सारी क्या है, फोर्जिंग टेक्निक्स है ना। जहां आपने देखा कि दबाव हो रहा है, जहां पर ऐसा नहीं हो रहा कि स्लिप हो रही है या शियर लग रही है, शियर लग रही है इसका मतलब रोलिंग, चीजें आपको रोल करके बाहर निकाल रहे हो, है ना। कर रहे हो क्या, फॉर्मिंग। समझो फॉर्मिंग क्या है, एक बड़ी फैमिली का हेड है, वो क्या कर रहा है, शेप चेंज मतलब फॉर्मिंग। फॉर्मिंग में एक है रोलिंग जिसमें शियर की हेल्प से हो रहा है, ठीक है, और एक है हमारा सिर्फ और सिर्फ कंप्रेशन की हेल्प से हो रहा है। अगर वो कंप्रेशन की हेल्प से हो रहा है तो हम क्या कह रहे हैं उसे, फोर्जिंग। फोर्जिंग, जनरली स्टूडेंट गड़बड़ करते हैं फोर्जिंग और फॉर्मिंग में, कि फॉर्मिंग और फोर्जिंग सेम मान लेते हैं, जबकि फॉर्मिंग एक बड़ी चीज है जो कि शेयर से भी हो सकती है, जो कि सिर्फ और सिर्फ टेंशन से हो सकती है। ठीक है, जैसे कि हमारा एक्सट्रूजन, जैसे कि हमारी ड्राइंग, वो टेंशन से होगी। ठीक है, जबकि फोर्जिंग हमारी किससे होती है, कंप्रेशन से। फोर्जिंग के अंदर जितने भी पार्ट होंगे वो किस पर आएंगे, कंप्रेशन पे, जबकि फॉर्मिंग के अंदर कुछ भी हो सकता है। ठीक है, बात क्लियर है। तो फोर्जिंग हमारे पास क्या है, इसमें प्रॉपर्टी क्या होंगी, अगर मैंने इस चीज को ऐसे बनाया तो ये क्या है, कटिंग से बनाया, तो कटिंग से क्या प्रॉपर्टी बढ़ेंगी, सिर्फ और सिर्फ क्या है, आपने तो कट किया, मटेरियल तो वैसे का वैसे ही रहा, आपने जो कट किया वो डिफॉर्म होकर टूट चुका है, वो चिप हो चुका है। जबकि इसमें क्या है, इसमें प्रॉपर्टी बढ़ेगी या नहीं, आप उस चीज को क्या कर रहे हो, कंप्रेस करने की कोशिश कर रहे हो, मतलब आप मॉलिक्यूल बहुत पास पास ले आए हो, मतलब उनकी स्ट्रेंथ क्या हो रही है, बढ़ रही है। आप उसे क्या कर चुके हो, प्लास्टिकली डिफॉर्म्ड, इसका मतलब उनकी स्ट्रेंथ क्या हो चुकी है, बढ़ चुकी है, क्योंकि वो टफनेस में ज्यादा उसमें पहुंच चुका है, टफनेस की ज्यादा एरिया में पहुंच चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर ये टफनेस की ज्यादा एरिया में पहुंच चुका है तो इसकी प्रॉपर्टी एनहांस होती है। तो फोर्जिंग में कंप्रेशन की हेल्प से आपने उस चीज को एनहांस किया। अब ये जो फ्लैश है, ये चीजें क्या है, ये इस फिगर में थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाएगी। ये वाला देखो, ये गटर वाला, ठीक है, यहां से आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा। क्या आपको फाइनल प्रोडक्ट चाहिए ऐसा, फाइनल प्रोडक्ट चाहिए आपको ऐसा, तो आपने क्या किया, आपने नीचे वाला पार्ट लिया 2D में ऐसा, ये लिया आपने 2D में, ये मुझे ये बताइएगा, 2D में आपने ये लिया ऐसा, ये क्या है, नीचे वाली डाई। ठीक है, ये है मेरे पास नीचे वाली डाई। ऊपर वाली जो डाई है, जिसे आप जनरली फोर्जिंग के भी टाइप होते हैं, एक होता है प्रेस फोर्जिंग, एक होता है ड्रॉप फोर्जिंग। ठीक है, ड्रॉप फोर्जिंग का मतलब क्या हुआ, आपने इस शेप के ऊपर ऐसे कोई मटेरियल रख दिया, मान लो ये शेप समझ में आ रही है 2D में, ये खाली जगह है, ठीक है, और ये वाली चीज ऐसे आ रही है। ठीक है, तो ये हमारी शेप है किसकी, डाई की, ये शेप ऐसे दिख रही है। आपने क्या किया, इसके ऊपर एक मटेरियल रख दिया, ये रहा, ये आपने इसके ऊपर एक मटेरियल रख दिया, ऐसे मान लेते हैं, आपने इसके ऊपर ऐसे एक मटेरियल रख दिया, ये। अब सोचो जरा, थोड़ा बड़ा मानना, ठीक है, थोड़ा मोटा मानना इसे। अब क्या करना है, इसके ऊपर मुझे इसकी शेप फाइनल चाहिए थी ऐसी कुछ, ये जो दिख रही है, ये जो दिख रही है, मुझे शेप चाहिए फाइनल प्रोडक्ट की यहां तक ऐसे, यहां तक ऐसे। अब आपने क्या किया, इसके ऊपर बिल्कुल इसका रेप्लिका लेके आओगे, तो रेप्लिका आप ऐसे लेके आए, आपको शेप ऐसी चाहिए तो ऐसा बनाना पड़ेगा या नहीं, ऊपर वाला। ठीक है, जिससे कि इसमें भी मटेरियल आ जाए, इसमें मटेरियल आ जाए, और ये वाली चीज क्या है, ये उस डाई का शेप है। तो ऑब्वियस है कि ये वाली चीज इसमें ही भरे, इसमें ही भरे, इसमें भरे, इसमें भरे, तो फाइनल शेप ऐसी आ जाएगी, आ जाएगी। बस यही चीज आपसे मुझे पूछनी है। अब जरा थोड़ा ध्यान दो, क्या कि अगर ये चीज हमारी ऐसे बन के आ रही है, ठीक है, तो इसमें, या फिर एक थोड़ा सा और मैं इस चीज को इजी फॉर्म में लेके चलता हूँ, आप हो सकता है इससे थोड़ा कंफ्यूज हो गए हो। ये देखो, ऐसे एक सिंपल फॉर्म, ये नीचे वाली डाई हो गई, आपने मटेरियल रख दिया इसमें, ये ऐसे, अब तो ठीक है, मटेरियल ये रख दिया इसमें, आपको क्या करना है, इसको दबाना है। ठीक है, इसको दबाना है, और आपको फॉर्म लेके आनी है कुछ ऐसी,
मटेरियल बिल्कुल फिट मत करो, फिट कर दोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। मटेरियल कैसा रखो इसमें, ऐसा। आपने इसे दबा के कैसा लेके आना है, इस कैविटी में फिल करना है, इस कैविटी में फिल करना है। तो आप ऊपर से कैसा लेके आए, मान लीजिए ऐसा, ये जो है ये है बन के आ गई मेरी कैविटी, ठीक है। ये ऊपर से आपने डाई डाली। अब ये डाई किस तरह से आप लेके आ सकते हो ऊपर वाली, इसको नीचे कैसे लेके आ सकते हो, या तो ड्रॉप, ड्रॉप का मतलब क्या होगा, इम्पैक्ट फोर्जिंग या ड्रॉप फोर्जिंग। कैसे, आपने इसे छोड़ दिया तो वेलोसिटी के साथ आ रही है, वेलोसिटी के साथ आ रही है तो इम्पैक्ट करेगी, इम्पैक्ट फोर्स यहाँ लगेगा, ये दबेगा, ठीक है, ये दबेगा। तो इसे हमने क्या बोल दिया, फोर्जिंग। कौन सी, ड्रॉप फोर्जिंग। या फिर होती है प्रेस फोर्जिंग। प्रेस फोर्जिंग में क्या है, उस चीज को हम लेके आए, टच किया, टच करने के बाद अब आराम से प्रेस कर रहे हैं, मतलब अपने हिसाब से प्रेस कर रहे हैं, जैसे भी आपको रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से प्रेस कर रहे हैं, ठीक है। तो प्रेस करते हुए उसको हम ड्रॉप नहीं बोलेंगे, वहां इंपैक्ट नहीं, वहां क्या है, ग्रेजुअली अप्लाइड फोर्सेस, धीरे धीरे फोर्स बढ़ा रहे हैं और इस चीज को धीरे 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 कॉम्पैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारी प्रोसेस जो है फोर्जिंग के, वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, जैसे डाई लेके आ रहे हैं, वो प्रेस भी हो सकता है, वो ड्रॉप भी हो सकता है, वो हैमर भी हो सकता है। हैमर क्या हो गया, तुरंत, ठीक है, इंपैक्ट हो गया हैमरिंग, तो वो तुरंत हो गया, ठीक है। तो ये वाली चीज क्या है, अब इस चीज में आप उस फिगर को समझ चुके हो। तो ये फिगर फाइनली बना, तो ये मेरा वर्क पीस ऐसा हुआ, जब इस चीज को आप दबा के लेके आओगे तो ये चीज हर चीज में जाएगा। बट प्रॉब्लम क्या आएगी, क्या बिल्कुल एग्जैक्टली शेप बनती है कभी, अगर ये चीज रखी है तो इसमें हो सकता है कि ये मटेरियल थोड़ा इससे ज्यादा हो, ये मटेरियल हो सकता है थोड़ा इससे ज्यादा हो। तो जो यहाँ की हम चीजें लेके चलते हैं ना हमेशा डाई में, वो थोड़ा सा ऐसा एरिया लेके चलते हैं, ऐसे थोड़ा सा एरिया लेके चलते हैं जिसमें ये एक्स्ट्रा मटेरियल आ जाए, है ना। तो एक्स्ट्रा मटेरियल अगर है तो वो सारे का सारा किस में आ जाएगा, इसमें। तो इसी को हम यहाँ पर बोलते हैं फ्लैश लेंथ, ये वाली पार्ट है। और जहां पर ये भरता है उसे बोल देते हैं गटर, गटर, गटर ही तो बोलते हैं जहां पर भरता है, ठीक है। जो गटर होता है वो यही तो होता है जहां भरता है, बस। तो ये गटर है, ठीक है, ये गटर है, ये क्या है, फ्लैश लैंड। तो इसमें जो ये वाली चीज जा रही है इसे क्या बोलोगे, वर्क पीस का जो ये वाला पार्ट जा रहा है उसे क्या बोलोगे, फ्लैश। वर्क पीस का जो ये वाला पार्ट जा रहा है उसे क्या बोलोगे, फ्लैश, है ना। तो ये हो गया फ्लैश, इसको हमने यहाँ पर क्या बोल दिया, फ्लैश लैंड। और जो एक्स्ट्रा और हमने डेप्थ दे रखी है जिसमें और एक्स्ट्रा मटेरियल जा सकता है उसे बोल दिया गटर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फोर्जिंग का ये छोटा छोटा पार्ट, दिस इज द अपर डाई, दिस इज द लोअर डाई, ठीक है। उम्मीद है थोड़ा थोड़ा फोर्जिंग समझ में आ गया। गटर की डेफिनेशन यहाँ लिख रखी है, ठीक है। उसके बाद जो जो फोर्जिंग में चीजें होती हैं उनको थोड़ा थोड़ा देख लो। जैसे कि अगर हमारे पास एक स्टोक रखा है तो स्टोक में एक नाम होता है फुलरिंग, एक होता है एजिंग, एक होता है बेंडिंग, एक होता है ब्लॉकिंग और एक होता है फिनिशिंग, ठीक है। तो ये कुछ कुछ नाम है जिनको आपको मैंने आगे वर्डिंग लिख रखी है, मैं इसी फिगर में समझा रहा हूँ। तो क्या होता है, एक हमारे पास ये स्टोक है मान लो ऐसे। अब आपको क्या करना है, इसको इसको फॉर्म लेके आनी है, जैसे कि ये वाली थी अभी जो इसमें दिखाया था, अभी कहाँ गया, इस वाले में, इसको ऐसे लेके आना है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आप क्या करोगे, इससे फुलरिंग प्रोसेस क्या है, फुलरिंग, ठीक है। बहुत ज्यादा डेप्थ नहीं लेके जा रहा, नहीं तो हर एक चीज का अपना अपना होता है, किसी में फुलरिंग होती है तो किसी में एजिंग होती है, ठीक है, ऐसे होता है। तो अगर मैं एक नॉर्मली चीज लेके चल रहा हूँ तो फुलरिंग का मतलब क्या है, फुलरिंग का मतलब होता है किससे, फूलना, ऐसे फूलना। बट कौन सी चीजें फूलेंगी, बस ये याद रखना, फुलरिंग कौन सा होता है, फूलना, ठीक है। ऐसे लिख सकते हो, रिलेट कर सकते हो। फुलरिंग मतलब फूलना, किससे, ये अपने अपने से रिलेट किया हुआ है मैंने, इसे ऐसे मत कर लेंगे फुलरिंग मतलब फूलना ही हो गया, ठीक है। फुलरिंग मतलब फूलना, किसका फूलना, एजेस का फूलना, बस ये याद रखना, बॉडी का फूलना नहीं, एजेस का फूलना। तो जब आप ऐसे दबा रहे हो, सोचो जरा, फुलरिंग कब होगी, फुलरिंग कब होगी, जब आप डाइस को ऐसे लेके आओगे, अब दबाओ इसे, मटेरियल ये रखा है, तो फुलरिंग होगी या एजिंग होगी, इसमें क्या होगी, फुलरिंग, फूलेगी, कौन सी चीजें फूलेंगी, देख रहे हो इस चीज से कैसी फिगर बन के आएगी, ऐसी कुछ। तो क्या हो रहा है, एजेस फुल रही, जहां हमें एजेस फुलानी हो। एजेस फुलानी क्यों होती है, क्योंकि जो मटेरियल हमारे पास एक्स्ट्रा आ रहा है, ठीक है, उस चीज को हम अलग कर देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले होती है फुलरिंग, देन होती है एजिंग, कि जो हमने अब अलग कर दिया, मान लीजिए ये चीज एक्स्ट्रा थी, इसको अलग कर दिया और यहां से अब बात कर रहे हैं, तो अब इस वाले पार्ट को हमें क्या करना है, जो इसमें थोड़ा सा मोटा रह गया, समझो जरा, जो इसमें अब थोड़ा सा मोटा रह गया, ये सेकंड स्टेप हो गया, एजिंग इज द सेकंड स्टेप, थोड़ा सा मोटा रह गया ये, है ना, ये होना था इतना, ये हमने जो एक्स्ट्रा मटेरियल था थिकनेस के बराबर वो इतना अब रह गया, इसमें से इतना पार्ट हमने काट दिया तो इतना रह गया। अब क्या करना है, हमें चाहिए तो बिल्कुल फ्लैट था, रह गया इतना, तो अब क्या करें,
इसकी एजेस को दबाओ, इसकी एजेस को दबाओ, जो एक्स्ट्रा एजेस मोटी मोटी दिख रही है ये, उन एजेस को दबाओ, तो आपको पास क्या मिलेगा, एक फाइनल प्रोडक्ट मिल जाएगा जिसको आप और एक्स्ट्रा यूज कर सकते हो। मैंने इनिशियल प्रोडक्ट ले लिया ऐसे बड़ा सा, फाइनल क्या चाहिए, छोटा चाहिए, कंप्रेस चाहिए, छोटा चाहिए। क्या करोगे आप, पहले से दबाओगे, तो दबाते हुए ये वाली चीजें साइड से निकल गई। अब गटर कितने बड़े यूज करोगे, ऐसे तो है नहीं, तो आपने क्या किया यहाँ पर, ओपन डाई फोर्जिंग की। इसे क्या बोलेंगे, ओपन डाई फोर्जिंग, ओपन है दोनों साइड, ठीक है। तो मटेरियल क्या गया, गटर इनफाइनाइट है, फिर कितना भी ले जाओ, है ना, गटर है ही नहीं। क्लोज डाई फोर्जिंग में गटर दिखेगा, ओपन डाई में मतलब ही नहीं है। ओपन डाई मतलब ऐसे दबा रहे हो ना किसी चीज को, क्लोज डाई में साइडों में क्या होंगी, जो डाइज हैं वो आ गई, इसका मतलब गटर स्पेस देना पड़ेगा, उसे बोलते हैं क्लोज डाई। ओपन डाई ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये चीज जब एक्स्ट्रा गई तो आपको चाहिए थी इतनी विड्थ, सॉरी इतनी थिकनेस, ऐसे बने, बट कुछ ना कुछ तो रहेगा, एजेस कुछ ना कुछ तो रहेंगी ऐसी, क्योंकि हर जगह से क्या है, ऐसे जा रहा है। फ्लैट हम लेंगे नहीं, ठीक है, फ्लैट हम लेते नहीं है, चाहे रोलर हो चाहे हमारा ये हो, फ्लैट कभी भी लिया नहीं जाता उस सेंस में, थोड़ा 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 कॉन्वेक्स शेप रहता है। अब जो एक्स्ट्रा चीजें आई उनको दबाना पड़ेगा, तो दबाओ कैसे, दबाओ कैसे, अब ये वाला शेप लो ऐसा, अब किसका शेप लो ऐसा, डाई का। अब डाई का कैसा शेप लो ऐसा। अब इससे क्या होगा, अगर डाई का ऐसा शेप है तो फाइनली ये फिगर कैसा दिखेगा आपको, फ्लैट। क्यों, क्योंकि एजेस हमारी दबी और ये चीज हमारी उभरी, तो एजेस दबेंगी, ये उभरेंगी, तो क्या होगा, ये चीज हमारी ऐसे दिखेगी। इसे, इस प्रोसेस को जिसमें हमने एजेस को दबाया उसको हम बोलते हैं एजिंग, जिसको हमने एजेस को दबाया उसको बोलते हैं एजिंग। तो सबसे पहला प्रोसेस क्या हुआ, फुल रिंग, उसके बाद हुआ एजिंग। स्ट्रोक का सबसे पहला प्रोसेस, देखो ये स्ट्रोक था, इसे दबाया, है ना, रोल नहीं कर रहे हैं, दबा रहे हैं, दबा, तो इसे दबाया तो क्या करेगा, फुल रिंग करेगा, ठीक है। अब ये फुल रिंग किया तो इसमें जो हमने काटा तो उसको क्या करेंगे, अब एक्स्ट्रा एजेस आ गए, एजिंग किया। तो शेप मान लीजिए ऐसे चाहिए, तो हमने इस शेप को ऐसे ही लेके दिया। उसके बाद फिर बेंडिंग करवाना है तो बेंडिंग करवा दिया। उसके बाद तो अपने ऊपर डिपेंड करता है कि वहां पर शेप में बेंडिंग है तो बेंडिंग कराओ, ब्लॉकिंग है तो ब्लॉकिंग कराओ, उसके बाद फिनिशिंग है तो फिनिशिंग करो, जरूरत है फिनिशिंग की तो उस पर फिनिशिंग कर दो। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो एजिंग फुलरिंग में ही स्टूडेंट थोड़ा कंफ्यूज रहते हैं, वो मैंने समझा दिया। आगे की चीजें जो आपकी हैं वो हैं कि बेंडिंग है तो बेंडिंग तो करानी आपको आई जाएगी, जैसा आपने वो लिया हुआ है उसे बेंड करा दो, ठीक है। बेंडिंग हो जाएगी, ब्लॉकिंग हो जाएगी, फिनिशिंग हो जाएगी, ठीक है। तो ये मैंने आपको यहाँ लिख रखे हैं, पढ़ना है तो आप पढ़ लेंगे, ठीक है। ठीक, ये ड्रॉप फोर्जिंग बता दी, ठीक है, कहाँ होगी, वेलोसिटी होगी इसमें, ठीक है। प्रेस फोर्जिंग, ड्रॉप फोर्जिंग के एडवांटेज डिसएडवांटेज देख लेंगे, ठीक है। रोल फोर्जिंग, इसको थोड़ा सा देखना, रोल फोर्जिंग क्या है। रोल फोर्जिंग में क्या होगा, फोर्जिंग तो है बट रोलर के साथ में, है ना, कंप्रेस भी कर रहे हो बट रोलर के साथ में। देखो ये वाली चीज, कंप्रेस करते हुए आगे की तरफ लेके जाने की कोशिश कर रहे हो, तो ये क्या है मेरी रोल फोर्जिंग, दो प्रोसेस एक साथ, रोल फोर्जिंग, ठीक है। अब आ जाते हैं एक्सट्रूजन, ये था मेरा फोर्जिंग का पार्ट। जो चीज छोटी छोटी थी और इंपॉर्टेंट थी बस वही बताने चाह रहा हूँ। फोर्जिंग समझ में आ गया, फोर्जिंग का एक ओवरव्यू क्लियर हो गया, क्या कि फोर्जिंग में क्या है, कंप्रेशन, फोर्जिंग में क्या है, कंप्रेशन, किसका पार्ट है, फॉर्मिंग का। और फोर्जिंग में क्या क्या हो रहा है, ड्रॉप फोर्जिंग हो सकती है, प्रेस फोर्जिंग हो सकती है। ये ड्रॉप और प्रेस किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, जो अपर डाई है वो कैसे आ रही है, ठीक है। उसके बाद फोर्जिंग में कौन कौन से प्रोसेस हैं, सबसे पहला स्ट्रोक है उसको किस में लेके जाएंगे, फुलरिंग में, उसके बाद एजिंग में, फिर जो भी प्रोसेस है जैसे बेंडिंग हो गया, ब्लॉकिंग हो गया, फिनिशिंग हो गया, उन चीजों में, ठीक है। तो ये हो गया। और कहाँ कहाँ गटर वगैरह का नाम याद रखना, क्लोज डाई में गटर आएगा, फ्लैश आएगा, जिसमें हमारे पास एक्स्ट्रा मटेरियल जाता है क्लोज डाई में, ओपन डाई में उनका कोई मतलब नहीं है। उसके बाद आता है एक्सट्रूजन, दिस इज द थर्ड चीज, ठीक है। एक्सट्रूजन, एक्सट्रूजन क्या है, अगर हमने किसी चीज को एक्सट्रूडेड पार्ट में लेके जाना है, जैसे कि आपने टूथपेस्ट देखा है, टूथपेस्ट, है ना, अब उसका कवर याद करो जिसमें टूथपेस्ट आप आज पेस्ट करके आए होंगे, वो जो कवर है, मतलब टूथपेस्ट ऑब्वियस है, इसमें से निकालते हो ना, टूथपेस्ट इसमें से निकालते हो ना, ऐसे एक ऐसे होता है बॉडी, है ना, एक ऐसे बॉडी होती है, इसमें से निकाल रहे हो। ये जो पार्ट है ये, चलो पीछे की साइड में आपने देखा होगा ये ऐसे ऐसे बना हुआ रहता है, तो एक्चुअल में ये ऐसा नहीं था, एक्चुअल में ये ऐसा था, एक्चुअल में ये ऐसा था, कैसा, ऐसा बना हुआ, और होलो अंदर से, पूरा आर पार होलो, पूरा आर पार होलो, ये ऐसे बना हुआ था। उसको फिर क्या किया, उसको यहां से दबा के और उनको ऐसे कर दिया। उसको खोलना, कभी काटा होगा आपने उस चीज को, काट के फिर देखोगे तो वो ऐसे ही खिलेगा, जैसे कि ये दिख रहा है आपको होलो, ठीक है। तो ये किससे बना, इतना पतला सा, और ये एक बार में बन गया, किससे बना, ये प्रोसेस कौन सा होगा, क्या रोलिंग है,
नहीं। क्या कंप्रेशन है? नहीं। फंस गए ना, दोनों चीजें फंस रही है ना, क्योंकि अंदर से कर रहे हैं। डाई पर कैसे कंप्रेशन लगाओगे? डाई पर इस चीज को रखोगे कैसे? चलो आपने डाई अंदर से मान ली, पर डाई पर इस चीज को रखोगे कैसे? कंप्रेस कैसे करोगे चीजों को, है ना, दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए अब जो नेक्स्ट प्रोसेस है दैट इज द एक्सट्रूजन। एक्सट्रूजन का काम क्या होता है? जनरली ऐसे होलो सर्कुलर पार्ट बनाना। एक्सट्रूजन कौन से हैं? जनरली होलो सर्कुलर पार्ट बनाना, जैसे कि होलो सर्कुलर हो सकते हैं या सॉलिड हो सकते हैं, सॉलिड सर्कुलर पार्ट बनाना। ठीक है, ये काम होते हैं हमारे एक्सट्रूजन के। तो एक्सट्रूजन में जैसे कि आपको ये दिख रहा है, क्या करेंगे, बट लेंथी पार्ट। सर्कुलर कैसे? लेंथी। ठीक है, रोलर में, रोलिंग में क्या आप सर्कुलर पार्ट बना पा रहे थे? अगर आपको डायरेक्टली मैं सर्कुलर पार्ट बोल दूं तो क्या उसमें बना रहे हो फोर्जिंग में? नहीं। अगर लंबे से सॉलिड ही मान लो, एक बार बनानी है आपको विदाउट मशीनिंग, एक बार बनानी है, कैसे करोगे? एक बार बनानी, क्या इसे फोर्जिंग करके कर सकते हो? फोर्जिंग समझ में आ रहा है ना, फॉर्मिंग नहीं बोला, फोर्जिंग करके नहीं बना सकते। क्या इसे आप रोलिंग से बना सकते हो? रोलिंग से नहीं बना सकते। सर्कुलर रोलर पार्ट ना बहुत ही मुश्किल होते हैं बनने, बार बार छोटे छोटे एंगल करके ऐसे घुमा घुमा के तब जाके पिक करना पड़ता है, तब वो थोड़ी सी सर्कुलर शेप आती है, बट परफेक्ट कभी नहीं आएगी। परफेक्ट कब आएगी? जब आप उस चीज को एक्सट्रूजन से करोगे। क्या करो एक्सट्रूजन में? कुछ नहीं है। एक्सट्रूजन में कुछ नहीं है। देखो, पहले आप अपने माइंड में लेके चलना कि ये प्लेंटी अमाउंट ऑफ फोर्सेस हम यूज कर सकते हैं। आप कहोगे कि सर इतना ज्यादा कैसे? क्यों? अगर हम हॉट वर्किंग करें तो हो जाएगा, तो टेंशन वहां से नहीं लेनी, आप पहले से उसे हॉट वर्किंग में लेके चलना। क्या कि आपने मान लीजिए एल्यूमिनियम का एक ट्यूब बनाना है, एल्यूमिनियम की एक बार बनाई सर्कुलर, किससे? फॉर्मिंग से। तो कौन सा वाला प्रोसेस पकड़ोगे? एक्सट्रूजन की बार बनानी है फॉर्मिंग से, तो कौन सा वाला प्रोसेस पकड़ोगे? एक्सट्रूजन बोल रहा हूं मैं, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम की बार बनानी है फॉर्मिंग से, तो कौन सा वाला प्रोसेस पकड़ोगे? रोलिंग कभी नहीं कर सकते, फोर्जिंग कभी नहीं कर सकते, तो क्या करोगे? एक्सट्रूजन। मैंने बोला बार मतलब थोड़ी मोटी, नहीं तो ड्राइंग भी बोल सकते थे आप, बट ड्राइंग में क्या होता है? पतला होता है वायर, है ना, वो है वायर। मैंने बोली बार अभी। तो बार क्या है? एक छोटा मोटा सा एल्यूमिनियम का लट्ठा। ठीक है, जैसे कि आप कर्टन रोड्स में भी देखते हो उस चीज को। ठीक है, जो ये हमारे पास एल्यूमिनियम बार बनी लगी रहती हैं, ठीक है, जहाँ कर्टन्स वगैरह डालते हैं, ठीक है, वहां पर वो चीजें किससे आएंगी? एक्सट्रूजन से। जो भी आपके पास ये वाली चीजें होंगी जो सर्कुलर या इस तरह की बन रही हैं, ये भी क्या है? एक्सट्रूजन। ठीक है, सर्कुलर होलो अगर बन रहा है तो मेरा क्या है? एक्सट्रूजन। ये भी क्या है? एक्सट्रूजन। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेनी है इन चीजों में। उसके बाद अपने हिसाब से शेप बना दी, ये क्या है? हमारी एक्सट्रूजन्स। ठीक है, जितने भी होलो सर्कुलर चीजें दिख रही हैं या जितने भी सॉलिड सर्कुलर चीजें एकदम परफेक्ट फॉर्म में दिख रही हैं, वो सारे के सारे क्या है? हमारे एक्सट्रूजन प्रोसेस। एक्सट्रूजन, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। ठीक है, अगर हमारे पास वो नॉर्मल है, बहुत ज्यादा लेंथी भी ना हो, है ना, बहुत ज्यादा लेंथी होगी तो फिर दिक्कत आएगी। ठीक है, बाकी हाँ, ये वाली चीजें यहाँ तक तो हमारी नॉर्मली हो जाएंगी। ठीक है, इतनी इतनी बड़ी तो हमारी एक्सट्रूजन से आराम से निकल जाएंगी। ठीक है, ये चीजें इतनी इतनी चीजें तो निकले, बहुत लंबी नहीं जा सकती, क्योंकि इन चीजों के लिए क्या यूज किया जाता है अभी मैं आपको दिखाऊंगा। इन चीजों के लिए क्या यूज किया जाता है। जो ये होलो बन के आया ना, इतना बड़ा होलो कैसे बनेगा? सोचो जरा, इतना बड़ा होलो कैसे बनेगा? उसके लिए ही एक वर्ड यूज किया जाता है, मैंड्रल। मैंड्रल। ठीक है, मैंड्रल होता है जिसके ऊपर से ये चीज फ्लो करके जाएगी। क्योंकि आप मैंड्रल बना सकते हो सॉलिड, वो भी एक्सट्रूजन से बना दो, और उसके बाद क्या हुआ? इसके ऊपर से जब मटेरियल चला जाए तो वो चीज क्या होगी? वो भी हमारा एक्सट्रूजन ही हो गया, और ये मैंडल हो गया। और मैंडल आप जितना बड़ा ले सको ले लो। ठीक है, मैंडल आप जितना बड़ा ले सको ले लो। ठीक है, उसी हिसाब से वो शेप आ जाएगी। उसके बाद मैंडल अपना निकल जाएगा, ये अपना ठंडी हो जाएगी और होलो सर्कुलर बार बन जाएगी। ठीक है, तो अभी जरा इस चीज को सोचो। ठीक है, तो यहाँ अगर मैं यहाँ पर इस चीज को ऐसे बोलता हूँ, कैसे? ये ऐसे। चलो थोड़ा 3D भी दिखाते हुए चलो। देखो ये क्या है? ये हमारे पास एक 2D फिगर है। 3D मैंने फिगर अभी पीछे दिखाया था, बट उसे फिर से अभी दिखाऊंगा। एक 2D फिगर है। इस 2D फिगर में मैंने क्या किया, ये मैंने इसमें मटेरियल भर दिया। कैसे? हॉट स्टेट में। मैग्नेटेड नहीं, किसमें? हॉट स्टेट में, हॉट वर्किंग। ये क्या है? आपके पास मेटल भर दिया मैंने ऐसे। मान लीजिए एल्यूमिनियम में, आपको एल्यूमिनियम की भी सॉलिड रोड बनानी है, पहले सॉलिड बनवा रहा हूं, है ना, सॉलिड रोड बनानी है। तो आपने ये इसमें मटेरियल भर दिया, क्लियर। अब इस मटेरियल से क्या किया आपने? पीछे लगा दी डाई। इसके पीछे क्या लगा दिया? इससे डाई। अब इस डाई को आप क्या दे रहे हो?
फोर्स, बहुत तगड़ा फोर्स है ना, पिस्टन जैसे डाई है तो उस चीज को, डाई को आपने क्या दिया, तगड़ा फोर्स। क्या करेगा ये, आगे की तरफ जाएगा या नहीं जाएगा। तो ये शेप तो कुछ भी हो सकती है ना, ये सर्कुलर स्क्वायर कुछ भी मान लो, पिस्टन उसी हिसाब से मान लो। यहाँ की जो शेप है वो आपके ऊपर डिपेंड कर रही है। आपको अगर सर्कुलर निकालनी है तो यहाँ सर्कुलर रखो, अगर आपको स्क्वायर निकालनी है तो यहाँ स्क्वायर रखो। जब आप इस चीज को आगे की तरफ करोगे तो क्या होगा, इसी की शेप जो यहाँ पे था उसी की शेप से ये बन के आ जाएगा या नहीं, ये बन के आ जाए। हमारे लिए फाइनल प्रोडक्ट ये है, इसी को हम एक्सट्रूजन बोल देते हैं। बात समझ में आ गई, इसी चीज को हम एक्सट्रूजन बोल देते हैं। आप कहोगे कि सर ये मेल्टेड होगा, मैंने कहा अभी हॉट वर्किंग होती है तो यहाँ हॉट वर्किंग कर लो। मटेरियल में अगर ज्यादा स्ट्रेंथ है तो उसे हॉट वर्किंग लेके जाओ, आराम से उस चीज को आप एक्सट्रूजन से निकाल सकते हो। ये बन क्या है, इसे कट कर लो, ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर आपको बहुत लेंथी बनाना है तो क्या करोगे, यहाँ पर रोलर्स लगा दोगे जिनके ऊपर ये निकलता हुआ और सीधा चलता जाएगा, सीधा चलता जाएगा, लगाते रहो नीचे, ये इसके ऊपर से स्लाइड करता हुआ इन्हें घुमाता हुआ आगे चलता जाएगा। ठीक है, रोलर्स ये ऐसे नहीं कि उससे आप रोलिंग समझ लो, रोलिंग नहीं है, रोलर्स नीचे मतलब एक ऐसी चीज सपोर्ट कि जो इसके रोके भी ना और वो सीधे चलते जाए। जैसे कि हम किसी चीज में ना ऐसे रोलर्स डाल देते हैं ऐसे, अगर कोई चीज अब ऐसे इसके ऊपर से स्लाइड करके जाएगी तो क्या करेगी, इसे घुमा देगी, घूमने दो, किसने मना किया, घूमने दो, बस ऐसे जा रही है तो सपोर्ट डाल दिया यहाँ पर बस, है ना। ऐसे ही होता है इंडस्ट्री में भी। ठीक, अब क्या है, ये तो हो गया मेरा कैसा, सॉलिड रॉड निकालने का। बट अगर सॉलिड की जगह मैं आपसे कहता हूं कि इसमें होलो प्रोड्यूस करो, तो होलो कैसी हो जाएगी, होलो हो जाएगी ऐसी, होलो हो गई ऐसी। यहां पर पहले मटेरियल ले लो, मटेरियल ये हो गया ऐसे, ठीक है। अब एक्सट्रूजन के भी अलग अलग प्रोसेस होते हैं, एक ही नहीं है। इसे हम फॉरवर्ड टाइप बोलते हैं, एक होता है बैकवर्ड टाइप, बैकवर्ड भी हो सकता है, ठीक है। बट इतना ज्यादा आपकी डेप्थ नहीं आएगी तो मैं सिर्फ फिगर दिखा दूंगा, ठीक है। अभी ये देखो, यहाँ पर आपने पीछे डाई लगा दी इसके, तो ये डाई लग गई, ये डाई लग गई, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ पर आपने क्या रखा, एक मैंडल रखा है ऐसे, दिस इज द मैंडल, ठीक है। ये क्या है मेरा मैंडल। अब इस मैंडल के ऊपर से ये वाला फ्लो करके आएगा ऐसे, है कि नहीं, ये ऊपर से फ्लो करके आएगा ऐसे। तो ये जो पार्ट बन के आ रहा है, ये क्या बन के आ रहा है, ग्रीन वाला होलो, 2D में दिख रहा है, 3D में क्या बन के आएगा ऐसे, होलो सर्कुलर। तो ये जो है ये हमारा एक्सट्रूजन प्रोसेस हो गया विद सॉलिड एंड होलो। तो ये कैसा है इस फिगर में, सॉलिड है या होलो है, ये थोड़ा ध्यान से देखो, फिगर आपको दिख नहीं रहा ध्यान से, ये क्या है ये, और ये क्या है ये है डाई जो रूप लेगी। आपने डाई दिया होगा तभी तो ये रूप लिया सर्कुलर, फोर्स तो बहुत ज्यादा है तो डाई भी तो आपको देनी पड़ेगी ना, है ना। तो यहाँ डाई लगी हुई है और ऑब्वियसली ये 3D काटा हुआ है ना, ऐसे तो होगा नहीं, ये कटा हुआ है ना। तो यहाँ पर ये चीज हमारे पास एक्सट्रूजन बॉक्स हो गया, ये हमारे पास मटेरियल हो गया ग्रीन कलर का, इसको पीछे से प्लंजर से भेज रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारी शेप आ रही है डाई के बेसिस पर ऐसी। तो ये क्या है, होलो नहीं है, ये सॉलिड है, ठीक है। होलो क्यों लग रहा था, यहाँ से, अच्छा तो यहाँ पर पहले मैंडल भी डालना पड़ेगा, तो एरो है, मैंडल थोड़ी है, ठीक है। अच्छा, उम्मीद है ये चीज समझ में आ गई। इसे बोलेंगे फॉरवर्ड, और बैकवर्ड कैसे हो जाएगा, आई थिंक मैंने शायद फोटो रख रखा है उसका भी। एक्सट्रूजन देखो, एक्सट्रूजन के आपके कौन कौन से हो जाएंगे, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट एंड फॉरवर्ड बैकवर्ड। देखो कोल्ड एंड हॉट, ठीक है। अगर हॉट है तो सीधा हम डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट यूज कर सकते हैं, कोल्ड में फॉरवर्ड कर रहे हैं तो हाइड्रोस्टैटिक एक्सट्रूजन। अगर कोल्ड वर्क मटेरियल को आप एक्सट्रूड करोगे, फोर्स की बहुत ज्यादा जरूरत है। आप अगर फोर्स बहुत ज्यादा दे सको, डाई मटेरियल बहुत ज्यादा अच्छे बना सको कि वो टूट ना जाए उतने में, उतने फोर्स में, तो बिल्कुल आप कोल्ड वर्किंग कर सकते हो, ठीक है। बैकवर्ड में कोल्ड एक्सट्रूजन, फोर्जिंग एंड इंपैक्ट एक्सट्रूजन, क्योंकि आपको फोर्स ज्यादा देने ही पड़ेंगे, ठीक है। तो ये मेरा डायरेक्ट एक्सट्रूजन जो मैंने भी समझाया आपको, ये किसमें है, हॉट वर्किंग में डायरेक्ट एक्सट्रूजन हो गया, ठीक है। उसके बाद इनडायरेक्ट एक्सट्रूजन का जो मैं समझा रहा था, क्या, प्लंजर लेके आओ ऐसे, प्लंजर ही होलो है, समझो जरा, प्लंजर ही होलो है, यहाँ पर ये वापस ऐसे जा रहा है ना। यहाँ मैंडल की जरूरत नहीं है, यहाँ पहली बात, ये सॉलिड बन रहा है, होलो बन रहा है, ध्यान से समझो, ये सॉलिड ही बन रहा है। बस यहाँ पर क्या है, इसे हम बोलेंगे इनडायरेक्ट। डायरेक्ट का मतलब जैसे जिधर पीछे से फोर्स दिया तो आगे से निकले, यहाँ पर इधर से ही फोर्स दे रहे हैं, इधर से ही निकल रहा है, क्योंकि हमने बीच में गैप रखा हुआ है। ये एक तरह से होलो प्लंजर है, होलो डाई है, जिसको हम फोर्स भेज रहे हैं, होलो पिस्टन है जिससे हम फोर्स दे रहे हैं। तो वैसे वो पिस्टन के अंदर अंदर से निकल के आ जाएगा ना, तो इसे हम क्या बोल देंगे, हमारा इनडायरेक्ट एक्सट्रूजन, इनडायरेक्ट एक्सट्रूजन, ठीक है। अब ये जो चीज है, ये क्या है, अगर मैंने इनडायरेक्ट एक्सट्रूजन में यहाँ पर ऐसे दिया तो ये क्या हुआ, साइडों से निकल के आ रहा है,
3D में, तो ये कैसा बनेगा, होलो या सॉलिड, होलो। पिस्टन की साइज के हिसाब से होलो बन जाएगा, ठीक है। यहाँ मेंडल की जरूरत है नहीं, यहाँ मेंडल की जरूरत नहीं है। ये क्या है, इनडायरेक्ट में ही पॉसिबल है, डायरेक्ट में मेंडल लगाना पड़ेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट, इम्पैक्ट एक्सट्रूजन। इम्पैक्ट एक्सट्रूजन ये क्या होंगे, ये है, ठीक है। इस पर अगर ऐसे करोगे तो ये बन के आएगा इम्पैक्ट एक्सट्रूजन, ठीक है। इम्पैक्ट एक्सट्रूजन ही हम किस में यूज करेंगे, टूथ पेस्ट के उस कवर में, ठीक है। मटेरियल ले रखा है, सीधा डालो, पतला सा निकल के आ गया, ठीक है। बात क्लियर हो रही है। तो इम्पैक्ट एक्सट्रूजन ये होगी, ठीक है। हाइड्रोस्टैटिक एक्सट्रूजन क्या होता है, हाइड्रोस्टैटिक होता है बहुत ज्यादा यहाँ पर प्रेशर दे रखा है आपने, उससे एक्सट्रूजन दे रहे हो। यहाँ पर पहले आपने डायरेक्टली डाई से पिस्टन नहीं लगा दिया, सॉरी, यहाँ मटेरियल से पिस्टन नहीं लगा दिया, आपने क्या किया, पिस्टन और मटेरियल के अंदर प्रेशर भी क्रिएट किया, मतलब अंदर क्या रखा, एक ऐसा फ्लूइड भर दिया जिससे कि प्रेशर ज्यादा लगे और हर तरफ से सेम लगे, क्योंकि उनमें ये प्रॉब्लम था, हर तरफ से सेम नहीं लग रहा था। यहाँ पर हर तरफ से ऐसे सेम लग रहा है, तो यहाँ से क्या होगा, हमारे पास अब जाके जा रहा है डायरेक्टली, इससे कनेक्शन इसका नहीं है, पहले इससे कनेक्शन फ्लूइड का है, फिर फ्लूइड से कनेक्शन इसका है, तो इसे हम बोलते हैं हाइड्रोस्टैटिक एक्सट्रूजन, हाइड्रोस्टैटिक एक्सट्रूजन, ठीक है। ये हमारा अब यहां तक हो गया एक्सट्रूजन, ठीक है। एक्सट्रूजन माइंड में आ गया, आप समझ रहे हो ना। देखो मैंने कितना जल्दी से फॉर्मिंग करने की कोशिश की, क्योंकि इतना ही जनरली पूछा जाएगा। एक्सट्रूजन में क्या हो रहा है, एक्सट्रूजन से क्या बना रहे हो, साफ्ट या होलो, होलो, सर्कुलर, सॉलिड, होलो, ये सब चीजें किससे बन रही हैं, एक्सट्रूजन से। जो चीजें रोलिंग और फोर्जिंग से नहीं बन रही है वो एक्सट्रूजन से बन रही है, ठीक है। अब एक्सट्रूजन में हमने जो ये चीजें बनाई थी उसमें क्या क्या था, आप चाहे तो उस चार्ट को याद रख सकते हैं, इनडायरेक्ट डायरेक्ट इतना नहीं पूछा जाएगा वैसे, ठीक है। मेंडल पूछा जा सकता है, मेंडल से क्या बनेगा, होलो। मेंडल किस में यूज होगा, एक्सट्रूजन में, ठीक है। बस समझ में आ रही है, ठीक है। बस ये छोटी छोटी चीजें याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट, वायर ड्राइंग। वायर ड्राइंग होती है इस तरह से, जो वायर बनते हैं ना, उन वायर बनाने का अपना प्रोसेस होता है। देखो ये चीज आपने क्या किया, पहले ये बनाना ही इंपॉर्टेंट है, ये वायर ड्राइंग तो कर रहे हो, पर ये कहां से बना के लेके आए, आपने एक इनगोट लिया हुआ था, उस इनगोट से आपको वायर बनाने हैं, तो पहले ये जो चीज बनाई है आपने, ये कहां से बनाया, ये बनाया एक्सट्रूजन से। पहले एक्सट्रूजन से क्या किया, इनगोट था, इनगोट को आप एक्सट्रूजन बना सकते हो, समझ रहे हो ना। इनगोट था, इनगोट तो एक बड़ा सा लट्ठा था, किसी भी शेप का हो सकता है, उस शेप को आपने पिस्टन या प्लंजर की हेल्प से दबाया। कोल्ड वर्किंग भी कर सकते हो, हॉट वर्किंग भी कर सकते हो, आपने हॉट वर्किंग सोच लिया, निकाल दिया, कैसे बन गया, एक सर्कुलर सॉलिड। उस सर्कुलर सॉलिड को, ये एक्सट्रूजन से बना, उस सर्कुलर सॉलिड को ये अब क्या करोगे, खींचोगे, है ना। तो उसे खींच खींच के पहले इस शेप में लेके आए, उसके बाद इससे इस शेप में लेके आ रहे हो, तो ये प्रोसेस आपने उस सॉलिड के ऊपर भी किया था। उस सॉलिड को खींच रहे थे, खींच रहे थे, उसको खींच रहे थे तो ऐसे बना बना रहे थे, उसको खींच रहे थे ऐसे बना रहे थे, उसके बाद में फिर जब ये चीज बन के आ गई उस सॉलिड की, उस सॉलिड की जब ये चीज बन के आ गई मोटी सी, तो उसको फिर से अब इसके अंदर से निकाल रहे हैं, ठीक है। क्या चीज, जो ये वाली, ना ना ना, ये डाई जो है ये बहुत ही पतला होल से निकाल रही है, जबकि एक्सट्रूजन से जो ये बन के आया ये मोटे होल से निकल के आएगी, क्योंकि ये जो इसके अंदर वाला मैकेनिज्म है ना डाई वाला, ठीक है, वो बिल्कुल ये वाला था जो अभी आपने देखा है, कहाँ गया, जो बिल्कुल अभी आपने देखा था, कौन सा वाला, ये वाला, ठीक है, ये वाला। डाई जितनी पतली रखोगे उतना ही तो आगे से ये वाला पार्ट आएगा, अगर वायर ड्राइंग करनी है तो ये वाला पार्ट उसी के बेसिस पर आएगा, क्लियर है, ठीक है। तो जैसे जैसे डाई रखोगे उस हिसाब से, तो वायर ड्राइंग हमारे पास ये हुआ, ठीक है। अगर आपको करनी है रोड और ट्यूब ड्राइंग, वायर ड्राइंग तो वो वाला चीज हो गया कि आप उसको बार 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 रैप करते जाओगे, वायर बनते जाएंगे, बहुत बड़े बड़े वायर बनते हैं, ठीक है। रोड और ट्यूब ड्राइंग ये कैसे करोगे, ठीक है। अगर एक ट्यूब बना दी आपने, ठीक है, एक रोड बना दी, ठीक है, उस रोड के बेसिस पर आपने उसको खींचा, ठीक है, रोड बना दी उस,
ठीक है। तो रोड एंड ट्यूब ड्राइंग, रोड एंड ट्यूब ड्राइंग क्या होगी, आप इसको इस फिगर से देख सकते हो। देखो आप क्या बना रहे हो, एक पर्टिकुलर, मैंने क्या बोला अभी, एक्सट्रूजन से आपने एक रोड बना दी, उस रोड को फिर से आगे लंबा खींचना है, मतलब एक पतली रोड बनानी है आपको एक बड़ी मोटी रोड से। मोटी रोड आपने एक्सट्रूजन में बना दी, लेकिन उससे अब बनानी है तो क्या करोगे, डाई अब ऐसे यूज करोगे और उसे क्या करोगे, खींचोगे, उसे खींचोगे। यहाँ आप पीछे से धक्का नहीं लगा रहे हो, यहाँ खींच रहे हो। ड्राइंग में हमेशा क्या होगी, टेंशन। एक्सट्रूजन में क्या थी, एक्सट्रूजन में आप कंप्रेशन देके चीजों को आगे निकाल रहे थे, आप यहाँ किसी को दबा नहीं रहे थे, आप जैसे फोर्स दे रहे हो वो आगे से निकल भी रहा है, फोर्स दे रहे हो निकल रहा है, दैट इज द एक्सट्रूजन। बट ड्राइंग क्या है, ऑलवेज टेंशन मोड। ठीक है, तो आपने जो ये चीज बनाई थी, इस चीज को आपने पीछे से धक्का नहीं दिया। ठीक है, आपने क्या किया, इस चीज को देखो, यहाँ पर आपने इस चीज को थोड़ा ये निकाला डाई की हेल्प से, ऑब्वियसली थोड़ा यहाँ पर तो एडजस्ट करोगे, उसके बाद इसे खींचोगे बस। जब खींचोगे तो ये क्या बनेगा, ये क्या बनेगा, एक ड्राइंग, किसका, ट्यूब ड्राइंग, इसे बोलेंगे ट्यूब ड्राइंग। ठीक है, और ये सॉरी रोड ड्राइंग, रोड ड्राइंग। ट्यूब क्या होती है, होलो। ठीक है, ट्यूब होती है होलो। तो अब अगर ट्यूब होलो है, होलो बनानी है तो कैसे करोगे, यहाँ पर क्या लगा दोगे, एक प्लग। अब जरा सोचो, जो हमारे पास ट्यूब है, उस ट्यूब पर ये वाली चीज आपको ऐसे बना के लेके आनी है, इसको पुल करोगे तो यहाँ पर ये होलो ट्यूब इस तरह की बन के आ जाएगी। ठीक है, होलो ट्यूब इस तरह की बन के आ जाएगी। आपने क्या किया, सॉलिड ट्यूब को होलो में कन्वर्ट कैसे करोगे, आप आगे की साइड में क्या लगाओगे, प्लग, उससे आपने ट्यूब ड्राइंग कर दिया। मतलब एक ट्यूब थी, उस ट्यूब को आपने और पतला करके ऐसे निकाल के चल रहे हो, एक ट्यूब है उसको आप पतला करके ऐसे निकाल के चल रहे हो। ठीक है, पतला करके, तो उस डाई में लेके जाना पड़ेगा ना, डाई में लेके जाना पड़ेगा। ठीक है भाई, एक चीज ये है, इसको आपको क्या करना है, पतला करके आगे की तरफ पतला ही लेके जाना है। तो आप इसे डाई में ही तो पहले फंसाओगे अंदर की तरफ, ये फंसाया। ठीक है, बस ये काम आपको यहाँ करना है, ये एडजस्टमेंट यहाँ पर करना है, उसके बाद चीजों को बस क्या करना है, खींचना है। उसके बाद चीजों को यहाँ पर खींचना है। ये बहुत ज्यादा अंदर ना चला जाए तो क्या लगा दिया, प्लग। ठीक है, जिससे ये इसकी शेप ले, है ना, बस इनर डाया बना के चलेगी। ठीक है, नहीं तो फिर अगर ये नहीं होगा तो ये चीज ऐसे ही चली जाएगी, तो गड़बड़ हो जाएगा। तो आपने ये चीज प्लग किया, तो ये हो गया ट्यूब ड्राइंग, और ये हो गया मेरे पास वायर ड्राइंग। अगर मैं ये वाली चीज को वायर, सॉरी रोड ड्राइंग, अगर इसको रोड मान के चला। ठीक है, ऐसे ही मेरे पास ये है, ऐसे ही मेरे पास ये है। अब देखो यहाँ पर ये तो प्लग है, बट ये चीज क्या है, अगर ये चीज हमारी थ्रू आउट द लेंथ ऐसे हो, तो इसको अभी आपने बोला था क्या, मैंड्रिल। ठीक है, तो ये क्या हो गया मेरा, मैंड्रिल। ठीक है, तो ये हो गई मेरी ट्यूब ड्राइंग। ठीक है, ये देखो, स्वैगिंग और नीडिंग। ठीक है, स्वैगिंग और नीडिंग, आपने क्या किया, आपने क्या किया, इस फिगर को थोड़ा सा आप इस तरह से देख लो। स्वैगिंग और नीडिंग, आपने क्या किया, आपने इसको बनाना है, इसको इस शेप का बनाना है। ठीक है, डाई किस शेप के लिए, इस शेप की डाई इस शेप की ले रहे हैं आप, ये ऐसे करके, ऐसे करके। देखो यहाँ पर जो ये शेप दिख रही है वो सर्कुलर है, हर जगह, हर जगह। देखो ये वाली जो पार्ट है यहाँ पर ये सर्कुलर आ रहा है, ऐसे ही इसमें अंदर की साइड में सर्कुलर आएगा, जैसे ये दिख रहा है ऐसे ही हर तरफ में डाई है। अब क्या करना है आपको, क्या करना है, जो ये मटेरियल था इसको सिर्फ और सिर्फ स्पिन कराना है। ठीक है, ट्यूब ड्राइंग में अब ये वाला पार्ट जो हो गया हमारा स्वैगिंग, वो क्या हुआ, स्विगिंग या फिर निडिंग, ये क्या हुआ, आप अगर किसी चीज को सर्कुलर लेके जाओगे तो जो मेरी डाई की शेप है वो बन के आ जाएगी, जो मेरी डाई की शेप है वो बन के आ जाएगी। तो ये मेरा सिंपल हमारा क्या प्रोसेस हुआ, जब मैं किसी चीज को घुमा रहा हूं तो मटेरियल क्या जाएगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से ऊपर जाना चाहेगा, वो डाई की हेल्प से क्या करेगा, कंप्रेस होगा और वो उसकी शेप लेगा। बस ये हो गया मेरा स्वैगिंग वाला सेंस। ठीक है, ठीक है, उसके बाद आ जाता है सीट मेटल। ठीक है, सीट मेटल जैसे पंचिंग और पियर्सिंग, ब्लैंकिंग, ये आपने नाम सुने। ठीक है, अब ये हमारे हो गए काम खत्म। अभी तक के जो 4 चीजें थी वो कंप्लीट हो गई हैं, फॉर्मिंग की चीजें कंप्लीट हो गई। अब फॉर्मिंग में एक्स्ट्रा चीजें, बहुत चीजें हो सकती हैं। ठीक है, जैसे पंचिंग। ठीक है, आपने फॉर्मिंग की हेल्प से एक सीट तो बना दी। फॉर्मिंग में कौन से प्रोसेस से आप सीट बनाते हो, रोलिंग, ऐसे याद रखो बस। सीट अगर बनानी है तो रोलिंग से, तो रोलिंग बन गया। अब उस सीट पर क्या करना है, छोटे छोटे मार्क बनाने हैं, तो किससे बनाओगे, एक्सट्रूजन से नहीं, है ना। तो ये होते हैं सीट मेटल ऑपरेशन, इन्हें क्या बोलते हैं हम, सीट मेटल ऑपरेशन। तो यहीं से हमारे क्या स्टार्ट हो गए, सीट मेटल ऑपरेशन, है ना। हाँ, जिससे कॉइन वगैरह भी हम बोल देंगे, शीट मेटल ऑपरेशन। आपने पहले कॉइन किससे क्रिएट किया, मतलब कॉइन की शेप किससे क्रिएट की, कॉइन की शेप फोर्जिंग से।
कॉइन की शेप किससे क्रिएट की, फोर्जिंग से। बट जो कॉइन के ऊपर जो इम्पिंजमेंट कर रहे हो, जैसे कि भारत वगैरह पूरा बना रहता है, ये जो चीजें हो रही हैं वो हमारी हो रही है कॉइनिंग से, ठीक है, वो हो रही है कॉइनिंग से। कॉइनिंग से आप उनकी शेप को दे रहे हो, ठीक है। बट जो हमारा कॉइन बना है वो किससे बना है, फोर्जिंग से। आपने मेटल को उस तरह की शेप दे दी पहले, उसके बाद उस पर कॉइनिंग कर रहे हैं, ठीक है, वो चीज है। तो शीट मेटल ऑपरेशन मतलब जो आपने शीट मेटल बना लिया, जो शीट बना दी है छोटी छोटी विद द हेल्प ऑफ रोलिंग और फोर्जिंग और इन सब चीजों से, उन शीट को अब क्या कर रहे हो आप, उन चीजों पर छोटे छोटे ऑपरेशन कर रहे हो। तो यही है मेरे शीट मेटल ऑपरेशन, जिसमें हमारे पास शीट मेटल ऑपरेशन में हमारे पास हो जाता है पियर्सिंग, पंचिंग और ब्लैंकिंग, ठीक है। तो जो पियर्सिंग होता है, पियर्सिंग, उसी को हम पंचिंग भी बोल देते हैं। ये पंचिंग क्या होता है इसको मैं थोड़ा समझा दूंगा, और उसके बाद में ब्लैंकिंग को समझा दूंगा ब्लैंकिंग क्या होता है। आपको देखो इन चीजों में आपको एक चीज याद रखनी है, क्या, पी से पी कॉमन, नाम में कंफ्यूज नहीं होना, पी से पी कॉमन। पंचिंग तो सबको पता है ना, पी से पी कॉमन, पंचिंग सबसे सबको पता है। जो पंचिंग होगा उसका अपोजिट ब्लैंकिंग, बस। पियर्सिंग या पंचिंग में डिफरेंस क्या क्या होगा, कुछ नहीं, क्योंकि पी और पी सेम है, ठीक है। पंचिंग और ब्लैंकिंग में डिफरेंस होगा जो पंचिंग है उसका अपोजिट होगा। पंचिंग क्या होता है, पंचिंग आपका ये होता है या नहीं, आपके पास ये एक मटेरियल है, उसमें से आपको ये चीज ऐसे पंच आउट करनी है, तो आपके पास फाइनल प्रोडक्ट क्या है, ये या फिर ये जो स्क्रैप है, ये फाइनल प्रोडक्ट ये है या ये है। पंचिंग के बाद, पंचिंग के बाद, पंचिंग क्यों करते हो, अगर यही नहीं पता है तो फिर गड़बड़ हो रही है ना। पंचिंग का मतलब क्या हुआ, आप पंचिंग क्यों करवाते हो, कहीं जाके स्टेशनरी पर कहते हो पंचिंग कर दो भाई, मेरे से कहोगे पंचिंग कर दो। कभी आपने, मुझे लग रहा है कि लैब में कभी गए नहीं हो क्या, पंचिंग करवाई है नहीं करवाई है, स्पाइरल वाइंडिंग करवाई है, या फिर लैब की जो वो सीट बनाते थे आप उसमें पंचिंग करवाते थे, 2 छेद होते थे, वो पंचिंग है या नहीं है। तो 2 छेद के बाद क्या उन छेद को उठा के ले जाते थे और वो फाइल वहीं छोड़ देते थे, छेद तो नहीं उठा के ले जाते थे ना जो निकल के आया, आप क्या उठाते थे, वो पेज। तो पेज पर क्या कर रहे थे आप, पंचिंग कर रहे थे ना पेज पर, तो आउटकम क्या था पंचिंग का। आपने क्या वहां पर ब्लैंकिंग बोला, कभी पंचिंग ही बोला ना कि भाई सर पंचिंग कर दो इस पे, कि भैया पंचिंग कर दो इस पे, कभी ब्लैंकिंग बोला नहीं, बोला तो फिर क्यों कंफ्यूज हो रहे हो। यही अगर ऐसे ही कंफ्यूज रहोगे तो गड़बड़ हो गया कि पंचिंग का आउटपुट आउटकम क्या है, ये रहा आउटकम, थोड़ी ये स्क्रैप है, इसको तो कभी उठाना भी नहीं है, वो तो ऐसे फूक मार के साइड कर देगा, ठीक है, इसे नहीं उठाना, उठाना इसे है। तो पंचिंग का आउटकम ये है ना कि ये, और अगर पंचिंग का आउटकम ये है तो पंचिंग मेरी ये है ना कि ये, है ना, ये गड़बड़ मत करो। तो पंचिंग ये है, इसमें हमारे पास हमें क्या चाहिए, ये चाहिए, तो यहाँ पर एक पंच करने वाला डाई भी होना चाहिए, जो आपने कॉलेज टाइम में देखा भी होगा, स्टेशनरी वाले उस पर था, ठीक है। पंचिंग करने के लिए वो ऐसे दबाते थे, ठीक है, ऐसे दबाते थे, 2 पंच हो जाते थे, 2 होल हो जाते थे जनरली, जिसमें हम अपनी वो फाइल की ग्रिप को बना लेते थे, अंदर से वो स्प्रिंग थे, वो स्प्रिंग डालते थे, ठीक है। तो वो जो चीज है वो हमारे पास पंच टूल्स हो गए, उनसे हमने ये निकाला, ये स्क्रैप बन के निकाल गया, ये हमारे लिए आउटकम है, ठीक है, ये आउटकम है। अगर ये पंचिंग है तो फिर ब्लैंकिंग क्या, फिर ब्लैंकिंग क्या, ब्लैंकिंग है ये चीज, समझो, ब्लैंकिंग है ये चीज, ये शीट थी, बट ये शीट हमें आउटकम में नहीं चाहिए, हमें आउटकम में क्या चाहिए, हमें आउटकम में चाहिए ये सर्कुलर पार्ट, इस शीट का ये सर्कुलर पार्ट। जैसे आपने कभी भारत का नक्शा बनाया और भारत का नक्शा काटा, तो आपको वो पेज चाहिए था पूरा या भारत का नक्शा काट के लगाना था, भारत का नक्शा। वैसे ही चीज बचपन में यही काम तो किए थे, छोटे 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 फ्लावर वगैरह काट के दीवारों पर चिपकाए थे, तो वो क्या है, फ्लावर जो काट रहे थे वो इसको तो स्क्रैप मान लेना, फिर जो हमने आउटकम निकाला वो हमारे लिए जो ये वाला चीज निकाली वो हमारे लिए आउटकम था, बाकी ये सारी चीज क्या हो गई, स्क्रैप। तो इसमें से जब हमने इस चीज को आउट किया, जब हमने इस चीज को आउट किया तो ये चीज ऐसे बन के आ गई हमारे पास, ठीक है। अब ये बताइए यहाँ पर ये जो चीज बची, ये सॉलिड है, अंदर ये होलो रह गया, ये होलो रह गया, और ये वाला होलो पार्ट यहाँ पर दिख रहा है सॉलिड, है ना। आपने एक पेज को यहाँ से हटा के ये रख दिया और इतना ये स्क्रैप। अब ये बताइए इसमें स्क्रैप ये है या स्क्रैप ये है, स्क्रैप ये है या ये है, बताइए। यहाँ पंचिंग कर रहे हो क्या, नहीं, कर तो सेम टूल से रहे हो, देखो टूल सेम है, क्लियरेंस अलग होती है, टूल सेम है, टूल वही चीज है, बट ये नहीं है कि टूल यहाँ पर छोटा है, यहाँ टूल क्या है, छोटा है इस वर्क पीस के हिसाब से, वहां टूल क्या है, वहां टूल क्या है, वहां तो हमारे लिए मेन चीज यही है कि बड़ा है, बड़ी चीज लेके चलनी है, उससे हमें पंच आउट करके ये चीज हमें लेके चलनी है सर्कुलर। तो अब क्या होता है, अब आपको सीट करनी है पंच आउट,
यहाँ तो पेज होगा तो कैंची से काट दोगे, तो वो कैंची से नहीं काटना, आपको सीट में से वो पंच आउट सीट चाहिए जो कि ब्लैंक फॉर्म में चाहिए, एक सर्कुलर शेप। ठीक है, तो इसी तरह इंडस्ट्री में सोचो कि आपको एक बड़ी सी जो आपने पतली सी सीट बना दी, उसमें से इतना बड़ा एक सर्कुलर शेप चाहिए, तो आप क्या करोगे, ब्लैंकिंग ऑपरेशन। इसे क्या बोल देते हैं, ब्लैंकिंग ऑपरेशन। ये जो कैंची से काट के आप ये कर रहे हो ना, वो इंडस्ट्री में कैंची से नहीं कटेगा, वो सीधा किससे कटेगा, आपके टूल से। टूल जो डाई बेसिकली, उसे क्या बोलेंगे, डाई। ठीक है, तो वहां पर उसे पंच डाई बोलेंगे, यहाँ उसे ब्लैंक डाई बोलेंगे। ठीक है, ब्लैंक क्रिएट कर रहा है। ठीक है, तो ये चीज क्या हो गई, स्क्रैप। ठीक है, अभी इन चीजों को यहाँ पर देख लो। हाँ, ब्लैंक नहीं, यही गड़बड़ हो जाएगा। हाँ, ये चीज, ये ब्लैंकिंग है, बट इन चीजों का यूज नहीं होगा, है ना। ये हमारे, अगर यूज कर लो तो, बट ये यूज है नहीं, मतलब इतने छोटे वाले का यूज करते नहीं है जनरली। हाँ, बट जो आप सोच रहे हो बिल्कुल सही सोच रहे हो, अगर यूज कर सको तो ये ब्लैंकिंग है। फिर अगर आप इनका यूज कर रहे हो तो वो फिर ब्लैंकिंग है ना, है ना। अगर आप इसका यूज कर रहे हो तो ये पंचिंग है, बिल्कुल ये पंचिंग है। बट हमें पहले ये पता होना चाहिए हमें यूज किसका करना है, हमें इसका करना है या फिर इसका करना है। क्योंकि अगर हमें इसका करना है ना, तो क्लियरेंस टूल पर वैसे ही दोगे, क्योंकि ये फिर स्क्रैप है। समझ रहे हो मेरी बात, ऐसा नहीं होगा कि दोनों चीजें सेम यूज होंगी ना। अगर आपने ये यूज करना है तो ये फिर स्क्रैप है, इसकी क्लियरेंस खराब करेंगे हम, ये चीजें यहाँ पर खराब होंगी। ठीक है, बट अगर ये हमारे पास स्क्रैप है तो इसको सही बनाना है, इसको खराब बनाना है, तो क्लियरेंस हम उसी हिसाब से देंगे। ठीक है, यहाँ पर भी सेम है, क्योंकि आपको क्या करना है, टूल में और इस होल में क्या होनी चाहिए, क्लियरेंस, तभी तो निकलेगा, तभी तो पंच अंदर की तरफ जाएगा, क्लियरेंस फिट होगी तभी तो अंदर की तरफ जाएगा। ठीक है, तो जो हमारा आउटकम है उससे हमारा जो ये है ये छोटा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, तभी तो ये वाली चीज सही बन के आएगी, है ना। और अगर इसकी बात करें तो हमें ये चाहिए, मतलब ये हमारे पंच साइज का होना चाहिए, ये बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो ये डिजायर्ड शेप होनी चाहिए, ये बड़ा होगा। समझ रहे हो, तो यहाँ स्क्रैप जो मिलेगा वो अलग ज्यादा डाया का मिलेगा, जो स्क्रैप मिलेगा, फॉलो। ठीक, तो इसी चीज को मैंने यहाँ दिखा रखा है, देखो इसमें, यहाँ समझो इस चीज को। देखो इसमें ब्लैंकिंग और पंचिंग कौन सी होगी, बिना देखे, बिना नाम को पढ़े, कोशिश करो बिना नाम पढ़े। ये वाली चीज क्या है यहाँ पर, अगर मैं इस चीज को देख के चला तो ये क्या है मेरी, ब्लैंकिंग। क्योंकि आपको ये चीज नहीं चाहिए, चाहिए क्या, जो इसमें से निकाला, जो ये निकाला, तो ये ब्लैंकिंग। और ये क्या है मेरी, पंचिंग। इसमें मुझे ये चाहिए, ये चाहिए मुझे, जबकि इसका ये वाली चीज मुझे नहीं चाहिए, दीज आर दी स्क्रैप्स। ठीक है, ये मेरे स्क्रैप्स है, तो इसे पियर्सिंग या पंचिंग बोल देते हैं। पी से कंफ्यूज नहीं होना, पंचिंग यानी कि पियर्सिंग, बस खत्म। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, ये मेरी क्लियरेंस के हिसाब से होती है, आप इस चीज को समझ भी सकते हैं। यहाँ पर अगर मैं इसे पंचिंग कर रहा हूँ तो क्या कर रहा हूँ, ये छोटा सा पार्ट हटेगा और आपके पास ये आउटकम होगा। यहाँ पर भी छोटा सा पार्ट हटेगा, बट ये क्या होगा, मेरा आउटकम। दोनों में डिफरेंस है, ये यहाँ पर ये आउटकम है और यहाँ पर ये आउटकम। ठीक है, तो जो क्लियरेंसेस होंगी वो उसी हिसाब से होंगी। अब देखता हूँ मैंने इसमें फिगर रखा है, नहीं रखा, आई थिंक नहीं रखा। ठीक है, इसे थोड़ा 3D में सोच सकते हो, ये ऐसे बन जाएगा। ठीक है, नहीं रखा, ये रखा, एक सेकंड। हाँ, ये देख लो, वैसे इसकी जरूरत है नहीं आपको, बट थोड़ा सा याद रखने को कर सकते हो। ब्लैंकिंग में आपके पास डिजायर्ड आउटकम क्या है, जो ब्लैंक साइज होगा, ब्लैंक साइज आपके लिए डिजायर्ड आउटकम है। तो जो ब्लैंक साइज है, अब सोचो जरा, इसमें क्या होता है, जो ब्लैंकिंग है उसमें डिजायर्ड आउटकम है ब्लैंक साइज। तो ब्लैंक साइज में से आपने क्या कर दिया, क्लियरेंस को माइनस किया। ब्लैंक साइज में से आपने क्या किया, इसमें से क्लियरेंस को माइनस किया। तो आपके लिए क्या होगा, यहां जो हमारे पास टोटल आउटकम बनेगा, क्योंकि उस टोटल आउटकम में ये वाली चीज कटेगी या नहीं कटेगी, ऐसे जाएगी। तो साइज में से क्लियरेंस को आपको माइनस करना होता है। तो साइज में से क्लियरेंस माइनस करोगे तो यहां पर जो पंच साइज है वो क्या करोगे, साइज माइनस 2c, साइज माइनस 2c, जो पंच साइज होगा। क्योंकि आपको जो फाइनल आउटकम बन के आएगा वो इस पंच साइज से तो बड़ा होगा ना, फाइनल आउटकम पंच साइज से बड़ा होगा। ठीक है, वो पंच साइज से बड़ा होगा, बट हमें तो फाइनल आउटकम यहाँ चाहिए। तो ये साइज क्या होना चाहिए, ये साइज होना चाहिए, ये साइज होना चाहिए। तो यहां से आउटकम से सोचो, अगर ये साइज होना चाहिए तो साइज में से पंच साइज क्या होना चाहिए, छोटा, तभी तो उस चीज को इतने साइज का काटेगा वो, है ना। तो ऑब्वियस है कि साइज इतना नहीं होगा, साइज क्या होगा, पंच साइज ये होगा, पंच साइज क्या होगा, उस एक्चुअल साइज से थोड़ा छोटा। तो ये क्लियरेंस आप किस पर देते हो, जब आप ब्लैंकिंग करते हो, क्लियरेंस देते हो आप पंच पर, टूल पर या डाई पर, है ना। पंच पर, टूल पर या डाई पर क्या दे रहे हो आप, क्लियरेंस, क्लियरेंस। ठीक है, जबकि इसमें क्लियरेंस कहां मिलेगी, इसमें क्लियरेंस कहां मिलेगी, यहां देखो, हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए इसमें क्या, एक साइज
किसका साइज? जो हमने यहाँ पर ये बनाया। तो इसमें जो ये साइज है वही हमारा पंच का साइज होगा, वही हमारा पंच का साइज होगा। जबकि यहाँ पर जो मेरा ब्लैंक निकल के आ रहा होगा वो यहाँ पर क्या होगा? साइज प्लस 2c का। यहाँ पर क्या होगा? साइज प्लस 2c का। तो हम जो क्लियरेंस देंगे वो कहाँ देंगे? हम क्लियरेंस देंगे यहाँ पर इस जगह, ये वाली। ये जो चीजें हैं वो क्या है मेरी? क्लियरेंस। क्योंकि हमें चाहिए साइज इसका, पंच का, तो ऑब्वियसली ये वाली चीज हमारी ऐसे जा रही होगी। ठीक है, तो क्लियरेंस किस पे मिलेंगी? वर्क पीस पर। हमें क्लियरेंस किसको देनी होगी? वर्क पीस को। साइज हमें एग्जैक्टली सेम रखना होगा, और वर्क पीस पर जो क्लियरेंस जा रही है वो हमारी क्या होंगी? एक्स्ट्रा होंगी। ठीक है, वो बढ़ेगा साइज से। ठीक है, तभी तो हमारे पास ये वाली चीज निकल के आएगी, क्योंकि डाई यहाँ पर ऐसे निकल के गई, ये वाली चीज यहाँ से गायब। ठीक है, जब ये वाली चीज यहाँ से गायब तो ये चीज हमारे पास ऐसे फाइनल प्रोडक्ट बनेगा। तो पंचिंग हमारी क्या होगी? ये वाली साइज फाइनल। ठीक है, तो क्लियरेंस किस में देनी है? क्लियरेंस किस में देनी है? इस वर्क पीस में। ये पंच ऐसे लगा दोगे, क्लियरेंस ये रखोगे, साइज साइज के हिसाब से पंच लगाओ, सीधा खत्म। साइज के हिसाब से पंच लगाओ, सीधा। ये क्या दे देगा? पंचिंग। ब्लैंकिंग में क्या होगा? साइज से कम रखो पंच, पंच साइज से कम रखो, बस ये ब्लैंकिंग देगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सीट मेटल ऑपरेशन भी। ठीक है, और आपकी फॉर्मिंग ऑपरेशंस भी, मतलब फॉर्मिंग भी सारी चीजें। ठीक है, 80 स्लाइड्स कंप्लीट। बस आपको मुझे सेंस देना था और कुछ नहीं करना था इसमें। छोटे छोटे क्वेश्चन अगर मैं पूछता हूँ आपसे जो प्रीवियस ईयर आए हुए हैं, ठीक है, तो उनके आंसर देना। चलो एक क्वेश्चन का आंसर दो। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस रिक्वायर्स द प्रोविजन ऑफ फ्लैश गटर? फ्लैश गटर क्वेश्चन समझ में आया? विच वन ऑफ द फॉलोइंग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस रिक्वायर्स द फ्लैश गटर? फ्लैश फ्लैश गटर। ठीक है, ऑप्शंस बोल रहा हूं, समझ में आ रहा है ना? किस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में आप फ्लैश गटर यूज करते हो? ऑप्शंस हैं, ऑप्शंस है इम्पैक्ट एक्सट्रूजन, इम्पैक्ट एक्सट्रूजन। बी है सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग, कास्टिंग। सी है इन्वेस्टमेंट कास्टिंग, एंड डी है क्लोज्ड डाई फोर्जिंग। इसमें आप फ्लैश गटर यूज करते हैं इन चारों में से कौन सा? फ्लैश गटर किस में यूज करते हो? क्लोज डाई फोर्जिंग। आज ही तो पढ़ा है, ऑब्वियसली जो पढ़ा है उसी से क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है, तो क्लोज डाई फोर्जिंग में ही हमने क्या किया था? फ्लैश गटर कहाँ क्या होता था? फ्लैश गटर में, फ्लैश गटर में क्या था? जो एक्स्ट्रा मटेरियल होता है वो पहुंचेगा। ठीक है, तो वो क्या हो गया? क्लोज डाई फोर्जिंग। बट ठीक है, इम्पैक्ट एक्सट्रूजन क्यों नहीं है? तो वही फॉर्मिंग। इम्पैक्ट एक्सट्रूजन याद है जो मैंने फिगर दिखाया था? वो सारे का सारा बाहर निकल जाता है, देखा था? इम्पैक्ट एक्सट्रूजन का फिगर देखा था? सारे का सारा बाहर आ जाता है। देखो ये रहा, कहाँ गया? आएगा 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 आएगा, यहीं पर ये रहा। देखो यहाँ पर ये था मटेरियल, ऐसे डाला, यहाँ पर सारा ही गटर गटर। ठीक है, मतलब यहाँ पर तो आपका शेप ही हमारे पास इतनी ओपन थी तो आराम से बन के आ रहा है। ये गटर, ये कोई दिक्कत थोड़ी है इसमें। ठीक है, तो गटर हमने ऐसे नहीं लेके चलना है। गटर हमारा क्लोज डाई, ओपन डाई फोर्जिंग में होगा क्या? मतलब ही नहीं। ओपन डाई फोर्जिंग में तो सारा ही गटर है, इनफाइनाइट गटर है, कहीं पर भी पहुंचा। ठीक है, तो वो चीज। ठीक, नेक्स्ट ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट, हॉट वर्किंग ऑफ मेटल इज कैरिड आउट। ठीक है, अबव द रिक्वेस्टेड टेम्परेचर ऑप्शंस हैं, एट द रिक्वेस्टेड टेम्परेचर पहला ही हो गया, अबव द बस आंसर आ गया, इतना था। ठीक है, और क्वेश्चन पूछ लेता हूं। हाँ, इन ऑर्डर टू गेट द यूनिफॉर्म थिकनेस ऑफ द प्लेट बाय रोलिंग प्रोसेस। क्वेश्चन समझ में आया? इन ऑर्डर टू गेट द यूनिफॉर्म थिकनेस ऑफ द प्लेट बाय रोलिंग प्रोसेस, रोलिंग प्रोसेस की हेल्प से एक यूनिफॉर्म थिकनेस की प्लेट बनाने के लिए वन प्रोवाइड्स, आपको क्या प्रोवाइड करवाना पड़ेगा? ए ऑप्शन है ऑफसेट ऑफ द रोलर्स, बी है हार्डनिंग ऑन द रोलर्स, सी है एंटी फ्रिक्शन वियरिंग, या डी है कैम्बर ऑन द रोलर्स। अगर आपको एक फ्लैट प्लेट बनानी है तो रोलर्स की हेल्प से, ऑप्शंस हैं ऑफसेट ऑफ ऑन द रोलर्स, सेकंड है हार्डनेस ऑफ द ऑन द रोलर्स, नेक्स्ट है एंटी फ्रिक्शन वियरिंग, एंड नेक्स्ट है
कैम्बर ऑन द रोलर्स। कौन सा? आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है? इन ऑर्डर टू गेट द यूनिफॉर्म थिकनेस, यूनिफॉर्म मतलब एक समान, यूनिफॉर्म थिकनेस ऑफ द प्लेट बाय रोलिंग प्रोसेस। कैम्बर अभी तो बताया था, समझाया था। कैम्बर देने से आपको क्या होगा, आपने क्या करना होता है, मैंने दोनों चीजें समझाई थी। कैम्बर में क्या होता है, कॉन्वेक्शन कॉनकेव होती है, ये फिगर दिखाया था ना मैंने। कैम्बर कॉन्वेक्स कॉनकेव होती है। कहां गई भाई? ये कहां गई? कहां देख रहा हूँ? नहीं, इससे तो कह रहे होगा ना, पियर्सिंग पहुंच गया यार हम तो। अरे कैम्बर कहाँ गया फोर्जिंग में? ए ए ए ए 48 के बाद होना चाहिए। ये रहा, ठीक है, ये रहा। मैंने बोला था ना कि अगर प्लेट है तो आपके पास अगर फ्लैट दोगे ना तो कभी भी ये फ्लैट नहीं बनेगा। अगर आपको क्या देना पड़ेगा, या तो कॉन्वेक्स दोगे या कॉनकेव दोगे, ये कभी भी फ्लैट नहीं बनता है। मैंने बोला था ढोलक वाला एग्जांपल, ठीक है। तो हमेशा क्या देते हो, कैम्बर, किसके लिए? प्लेट बनाने के लिए। क्योंकि आप कैसे क्या करते हो, पहले फुलरिंग फिर एजिंग, ठीक है। तो यहाँ पर हमेशा कैम्बर दिए जाते हैं रोलर्स में, ठीक है। एक यूनिफॉर्म थिकनेस की प्लेट बनाने के लिए कैम्बर देते हैं। क्लियर है? ठीक है, चलो। उसके बाद डाइज, नहीं एक सेकेंड, ब्लैंकिंग एंड पियर्सिंग ऑपरेशंस कैन बी परफॉर्म्ड साइमल्टेनियसली। हाँ, ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। ब्लैंकिंग एंड पियर्सिंग ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म साइमल्टेनियसली इन, ऑप्शंस हैं सिंपल डाई, सेकंड है कंपाउंड डाई, थर्ड है प्रोग्रेसिव डाई, फोर्थ है कॉम्बिनेशन डाई। जहां ब्लैंकिंग एंड पियर्सिंग दोनों एक साथ हो जाए वो है हमारा कंपाउंड डाई, दोनों चीजों का मिक्सचर। कंपाउंड ही वर्ड जनरली इंडस्ट्री में यूज होता है, कॉम्बिनेशन तो कुछ भी कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। कंपाउंड डाई में हमारे पास एक पंच है तो एक डाई है, एक पंच है तो एक डाई है, ठीक है। तो कंपाउंड डाई हमारा एक स्पेसिफिक है जो कि पियर्सिंग एंड ब्लैंकिंग दोनों को लेके चलता है। तो ये चीज याद रखना है ना, जिसमें हम दोनों चीजें एक साथ लेके चलनी है तो वो कहलाती है कंपाउंड डाई, ठीक है। ए मूविंग मैंड्रल इज यूज्ड इन, ऑप्शन है ए मूविंग मैंड्रल इज यूज्ड इन, ऑप्शन है फोर्जिंग, वायर ड्राइंग, ट्यूब ड्राइंग और मेटल कास्टिंग। मूविंग मैंड्रल इज यूज्ड इन फोर्जिंग, फोर्जिंग में मैंडल यूज हो रहा है, फोर्जिंग में मैंडल यूज हो रहा है। मैंडल मैंने कहा यूज किया, जब मैंने एक्सट्रूजन पढ़ाना शुरू किया, उसके पहले तो मैंडल का वर्ड यूज नहीं हो रहा था। मैंडल कहां से यूज हुआ, एक्सट्रूजन के बाद, तो फोर्जिंग तो नहीं होगा। नेक्स्ट मेटल कास्टिंग, मतलब ही नहीं है कास्टिंग का। सेकेंड एंड थर्ड है वायर ड्रॉइंग एंड ट्यूब ड्रॉइंग। वायर ड्रॉइंग क्या है, वायर है वो पतला सा वायर, ट्यूब एंड रोड अलग चीज थी, वायर है एक पतला सा वायर। पतले से वायर को कितना होलो करोगे भाई, वायर मतलब एक पतला सा सॉलिड वायर, ठीक है। तो ये क्या बचा, ट्यूब ड्राइंग। और ट्यूब ड्राइंग में मैंने मैंडल दिखाए भी थे, ठीक है, एक बड़ा सा मैंडल दिखाया था, ठीक है। तो ट्यूब ड्राइंग में हमारा मैंडल यूज होगा, ठीक है। क्या चीज, नेक्स्ट कोइनिंग इज द प्लग, हाँ प्लग, कोइनिंग इज द ऑपरेशन ऑफ, कोइनिंग इज द ऑपरेशन ऑफ, कोइनिंग मैंने थोड़ा सेंस तो दे दिया। ऑप्शंस ढूंढने आपको, ऑप्शंस है कोल्ड फोर्जिंग, हॉट फोर्जिंग, कोल्ड एक्सट्रूजन, पियर्सिंग। कोइनिंग इज द ऑपरेशन ऑफ, कोइनिंग इज द ऑपरेशन ऑफ कोल्ड फोर्जिंग, हॉट फोर्जिंग, कोल्ड एक्सट्रूजन या पियर्सिंग। कोइनिंग इज द प्रोसेस ऑफ कोल्ड फोर्जिंग। क्यों? क्योंकि यहाँ सरफेस की ही बात है। कोइनिंग का मतलब क्या हुआ, कोइनिंग का जो आपके पास वर्क पीस है वो तो पहले से आपने फोर्जिंग से बना रखा है, ठीक है, कोल्ड फोर्जिंग से बना रखा है। अब इसको आपने क्या करना है, कोइनिंग करना है, मतलब इसके ऊपर स्टैंप मारनी है। वो स्टैंप हॉट वर्किंग में मारोगे, क्यों? सरफेस फिनिशिंग खराब हो जाएगी, कोई मतलब नहीं है उसका। हमें तो स्टैंप मारने के लिए सरफेस ही चाहिए, और सरफेस किस पर आएगी, जब आप कोल्ड फोर्जिंग करोगे, कोल्ड वर्किंग करोगे। तो कोल्ड वर्किंग और कौन सी वाली, फोर्जिंग, है ना। कोल्ड वर्किंग तो वो है जो टेम्परेचर को बताती है, और वर्किंग कौन सी हो रही है, ऑपरेशन कौन सा हो रहा है, फोर्जिंग का, तभी तो स्टैंप लगेगी उसके ऊपर, ठीक है। तो कोल्ड फोर्जिंग, ठीक है। थोड़ा सा सेंस भी लगाना पड़ेगा, है ना।
बता सारी चीजें दी हैं, बस थोड़ा सेंस और लेके चलिएगा तो हो जाएगा। थ्रेड रोलिंग इज समवॉट लाइक, थ्रेड रोलिंग इज समवॉट लाइक मतलब ये होती है ऐसी, कुछ ऑप्शंस हैं, कोल्ड एक्सट्रूजन, कोल्ड मशीनिंग, कोल्ड फोर्जिंग या कोल्ड रोलिंग। थ्रेड रोलिंग इज समवॉट लाइक कोल्ड रोलिंग। मैंने दिखाया है थ्रेड बनाना कैसे होता है, रोलिंग से, और कौन सी वाली होगी, कोल्ड रोलिंग, क्योंकि सरफेस की जहां बात आ जाए वहां आप कोल्ड लेके चलोगे, जहां सरफेस की टेंशन नहीं है मुझे वहां हॉट लेके चलो, कोई दिक्कत नहीं, फोर्स आप बचा लो। ठीक है, तो हो गए क्वेश्चंस, ठीक, ऐसे क्वेश्चंस आपके थे बस। ठीक है, तो ये हो गया हमारा शीट मेटल ऑपरेशन कंप्लीट। अब मैं आपसे एक चीज कह रहा हूं, आज ही आप ये मान सकते हैं, क्योंकि कल मेरी क्लास रहेगी गेट की, ठीक है, और मंडे को मेरी क्लास, मतलब मंडे को मैं रहूंगा, बट मंडे को मेरी क्लास, हाँ मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ